जी बिस्मिल्लाह करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जिसके अंदर कि नेटवर्क क्या चीज़ होता है। नेटवर्क के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों से डिस्कस किया था। नेटवर्क टाइप्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या, वाइड एरिया नेटवर्क क्या और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों ने हब और स्विच के डिफरेंस के बारे में देखा था और हम लोगों ने टोपोलॉजीज़ के बारे में देखा था कि बस टोपोलॉजी का क्या काम करती है, रिंग टोपोलॉजी क्या करती है और स्टार टोपोलॉजी क्या करती है। और जब हम लोग स्टार टोपोलॉजी बनाते हैं तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम लोग अमूमी तौर पे या तो हम लोग हब यूज़ करते हैं या फिर हम लोग स्विच यूज़ करते हैं। तो हब और स्विच के अंदर फ़र्क है। बाकी कुछ केबलिंग के बारे में कुछ थोड़े से हम लोगों की डिस्कशन हम लोगों की हुई थी। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ किस चीज़ की कन्फ्यूजन हो, ना समझ लगी हो या कुछ भी समझ नहीं लगा, चलें आगे। ओ एस आई मॉडल तो आप लोगों में से जो इन्हें जिन लोगों ने पढ़ा है या पढ़ रहे हैं या उसके अंदर आप लोग उसके अंदर इंशाल्लाह डिटेल से आप लोग पढ़ोगे। तो अ, मेरी इस क्लास का जो है ना हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है या वो उसका कि कोई नेटवर्क की कोई थ्योरी पढ़ाना कोई मकसद नहीं था। सिर्फ मकसद ये था कि जो टर्मिनोलॉजीज आप लोग जो यूज़ करोगे इसके अंदर वो जो है ना आप लोगों को इजीली आप लोग उसको जो है अंडरस्टैंड कर सको। तो हम लोग अपने डायरेक्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अपने डिस्कशन को जो है वो आगे बढ़ाने से पहले कि हम लोगों की जो ये क्लास है इसके अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट की जो है प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जब से विंडो बनाई तो उस वक्त से माइक्रोसॉफ्ट ने दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। एक तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया क्लाइंट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम या जिसको पीसी बेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया एंटी बेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्पेशली जो है नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से जो माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया। जो माइक्रोसॉफ्ट के माइक्रोसॉफ्ट के जो पीसी बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक उसका विंडोज़ 95 था, 97 था, 98 था, मिलीनियम था, 2000 थे, एक्सपी थी, या विंडोज़ विस्टा या विंडोज़ 7 भी है। तो लेकिन जो पीसी बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो सिर्फ एक कंप्यूटर को सर्व करने के लिए या एक कंप्यूटर को ऊपर होम यूज़र के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया। जो दूसरी लाइन थी माइक्रोसॉफ्ट की एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से जो है माइक्रोसॉफ्ट ने जो डिज़ाइन किया। माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और क्लास है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के जहाँ पे आप लोगों ने उस कंप्यूटर से एज ए सर्वर उसे आपने एक्ट करवाना है कि आपने उससे कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराना। सर्वर का मतलब क्या होता है कि जो सर्व करने वाला होता है, जो क्लाइंट को किसी किस्म की जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अब सर्वर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लास है जो फैमिली है उसके विंडोज़ 2000 NT4 सर्वर था पहले, सबसे पहले अगर आप पुराने ज़माने की बात करते हैं। देन उसके बाद फिर विंडोज़ 2000 सर्वर आया। 2000 की एक फैमिली थी पूरी जिसमें 2000 सर्वर था, एडवांस सर्वर था, 2000 डेटा सेंटर था। फिर 2003 सर्वर आया। 2003 सर्वर की अपनी एक फैमिली थी जिसमें सर्वर था, स्टैंडर्ड सर्वर था, एंटरप्राइज एडिशन था और डेटा सेंटर एडिशन था। तो अभी जो मोस्ट रिसेंट जो माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्वर फैमिली है वो विंडोज़ 2008 क्लास से बिलोंग करती है। तो विंडोज़ 2008 सर्वर के भी आप लोग डिफरेंट फ्लेवर जो आप लोग देखोगे और जिनसे आप लोगों की इंटरेक्शन होगी। तो हम लोगों का इस FCITB के कोर्स के अंदर जो हम लोगों का एम्फेसाइज होगा वो 2008 फैमिली के ऊपर ही होगा। बल्कि जो 2008 फैमिली के अंदर भी जो माइक्रोसॉफ्ट की मोस्ट रिसेंट और मोस्ट अपडेटेड प्रोडक्ट है वो विंडोज़ सर्वर 2008 R2 है। इन चीज़ों का तो पता है आप लोगों को नहीं कि SP1 SP2 R2 ये क्या होता है, आइडिया है इसका? जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनने के ऊपर जो है ना एक अच्छी खासी जो है ना फाइनेंशियल कॉस्ट है उसको, यानी कि अच्छी खासी कॉस्ट होती है उसकी। और बहुत सालों के R&D के बाद जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद जो है कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। अब जब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेता है तो बनाने के इमीडिएटली बाद जो है उसको रिलीज़ नहीं करता, अनाउंस नहीं करता, बल्कि वो अपने पहले पार्टनर को देता है टेस्टिंग के लिए, या वो उसका बीटा लॉन्च करता है। बीटा का मतलब है कि अभी टेस्टिंग पर्पज़ पे चल रहा है। तो कोई 4-6 महीने वो बीटा चलता है। उसके अंदर जो कोई नॉन इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको रेक्टिफाई किया जाता है। जब
माइक्रोसॉफ्ट ये समझता है कि जी उसने आम पब्लिक को दिया था, पब्लिक ने उसके ऊपर ये इस किस्म का रिस्पांस किया, ये चीज़ इसमें इंप्रूव होने वाली थी। देन उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस कर देता है कि जी अच्छा अब हम लोग इसका जो है फाइनल रिलीज़ दे रहे हैं, या उसको बोलते हैं सबसे पहले फाइनल रिलीज़ नहीं आता बल्कि आता आरसी आता। आरसी स्टैंड्स फॉर रिलीज कैंडिडेट। रिलीज कैंडिडेट जब मार्केट में आ गया तो वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया। फिर जब माइक्रोसॉफ्ट की जब उस प्रोडक्ट की मेच्योरिटी आती है वो फाइनल रिलीज़ देते हैं, लेकिन फाइनल रिलीज़ माइक्रोसॉफ्ट पहले किन को देता है? माइक्रोसॉफ्ट पहले देता है किसी भी प्रोडक्ट का ओईएम। ओईएम स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। लाइक जो कंपनी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनीज हैं, जिसके अंदर ज़्यादा जो प्रोमिनेंट कंपनीज हैं लाइक एचपी है, डेल है, आईबीएम है, और इस तरह की दूसरे कॉम्टेक वगैरह या एसर वगैरह, तो माइक्रोसॉफ्ट उनको देता है। और वो फिर क्या करते हैं कि अपने हार्डवेयर के ड्राइवर बीच में एम्बेड करके उस ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो अपने सिस्टम के साथ जो है ना उसको सेल आउट करते हैं। तो उसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के उस प्रोडक्ट को कहते हैं ओईएम। अब ओईएम जो है ना माइक्रोसॉफ्ट को फाइनल रिलीज होता है। अब फाइनल रिलीज आ गया, उसके ऊपर अच्छी खासी कॉस्ट आई, और फाइनल रिलीज किसी प्रोडक्ट का माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम का आता है तो वो हर साल नहीं आता। अब माइक्रोसॉफ्ट का ट्रेंड है कि एटलीस्ट वो 3 साल के बाद वो आता है। 3 साल या 5 साल के गैप के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट देता है। लाइक विंडोज़ 2003 सर्वर के बाद जो है कोई दूसरा सर्वर नहीं आया, फिर 2008 के अंदर जाके वो माइक्रोसॉफ्ट का एक मेजर यानी कि जो चेंज आया सर्वर लाइन के अंदर या क्लाइंट फैमिली के अंदर, विंडोज़ एक्सपी के बाद फिर विंडोज़ विस्टा आई काफ़ी सालों के बाद। तो अब जो है 2008 सर्वर जब आ गया तो बाद में पता ये लगा कि यार इसके ऊपर तो जो है ना नीड फॉर स्पीड, जब गेम खेलते हैं तो उसके ग्राफिक्स इसके ऊपर सही नहीं चलते। तो ग्राफिक्स क्यों नहीं सही चलते, तो उसको पता ही लगा कि जी इसने डायरेक्ट एक्स का वेरिएंट पुराना था इसमें। अच्छा फिर कि माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सिर्फ रिलाई नहीं करता, माइक्रोसॉफ्ट की और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है अगर वो ब्राउज़र फैमिली के अंदर अगर हम लोग देखें कि दुनिया के बहुत सारे ब्राउज़र हैं, जैसे मोजिला है, फायरफॉक्स है और ओपरा वगैरह, तो माइक्रोसॉफ्ट का अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को थोड़ा सा इन्हांस किया। अब माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि क्यों ना हम लोग जो सर्विस पैक 1 जो हम लोग देंगे उसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी साथ डाल, यानी जब 3 4 5 6 चीज़ें इकट्ठी मिल गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनल रिलीज आने के बाद कि इसमें ये डेफिशिएंसी है, इसमें ये कमी है, ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कुछ अर्से के बाद, 6 माह के बाद या साल के बाद बताता है कि जी ये इसका सर्विस पैक 1 है। सर्विस पैक 1 क्या चीज़ होता है? वो बेसिकली अपडेट्स का मजमूआ होता है। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनल रिलीज आने के बाद उसमें डेफिशिएंसीज रह गई थे, पूरा नया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देता, बल्कि एक छोटा सा पैक, छोटा सा पैच, जिसको जिसको लाइनक्स एनवायरनमेंट में हम लोग पैच बोलते हैं ना, उसी चीज़ को या उस अपडेट्स के मजमूए को हम लोग विंडोज़ के एनवायरनमेंट में कहते हैं सर्विस पैक 1। अब वो सर्विस पैक 1 जब आ गया, सर्विस पैक 1 के बाद फिर पता लगा कि अगले साल जाकर पता लगा अच्छा इसमें तो ये काम भी होना चाहिए था, इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी, ये भी डेफिशिएंसी थी। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट नया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देगा, बल्कि क्या देगा? जो सर्विस पैक 2 देगा। तो जो उसके बाद फिर जो मेजर अपडेट आती है, यानी जिसमें बहुत ही ज़्यादा अपडेट आया, सर्विस पैक 1 में भी कवर नहीं हुई, सर्विस पैक 2 में भी कवर नहीं हुई, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट उसको R2 के नाम से अनाउंस करता है। तो इस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर फैमिली की जो सर्वर क्लास का, वो विंडोज सर्वर 2008 R2 SP1 है। यानी पहले विंडोज 2008 सर्वर आया, फिर उसका SP1 आया, फिर 2008 SP2 आया, फिर विंडोज सर्वर 2008 R2 आया। अब R2 के बाद मोस्ट रिसेंटली या मोस्ट अपडेटेड जो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर क्लास का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज सर्वर 2008 R2 SP1 है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को R2 SP1 के ऊपर ही मैं आप लोगों को कराऊंगा। मीनवाइल हम लोग बाकी चीज़ें भी देखते रहेंगे। अच्छा ये विंडोज़ 2008 की जो फैमिली है, विंडोज़ 2008 की फैमिली के अंदर भी फर्दर आगे काफ़ी सारे यहाँ पे आप लोगों को जो है वो फ्लेवर जो है वो मिलेंगे देखने में। लेकिन इन फ्लेवर्स को डिस्कस करने से पहले या सर्वर की हम लोगों को कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इससे पहले मेरे ख्याल में एक छोटी सी डिस्कशन जो है ना वो और जो वो ज़रूरी है कि आप लोग अब नेटवर्किंग सीखने के लिए आए हो, आप लोग माशाल्लाह सीखने कर रहे हो, अब साथ में अब एमसीआईटीबी के लिए आए हो। तो एमसीआईटीबी के अंदर हम लोग डील करेंगे सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स के साथ। तो जब हम लोग किसी जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की एक क्लाइंट की बात करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 2 तरह के एनवायरनमेंट है। एक को हम लोग बोलते हैं वर्कग्रुप एनवायरनमेंट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सर्वर एनवायरनमेंट। तो कौन मुझे बताएगा कि वर्कग्रुप और सर्वर के अंदर क्या फ़र्क होता है? जी, वर्कग्रुप और सर्वर में क्या डिफरेंस होता है? सर्वर और डोमेन। वर्कग्रुप क्या चीज़ होती है? और सॉरी, सर्वर में गलत दिख रहा है, डोमेन लिखना था यहाँ। थैंक यू फॉर करेक्शन। कि वर्कग्रुप क्या चीज़ होती है और डोमेन क्या चीज़ होती है, कौन इसका डिफरेंस बताएगा? तो वर्कग्रुप में सब कंप्यूटर होते हैं ना, उसमें रिस्पॉन्सिबल खुद होते हैं, जी लेकिन डोमेन में सब डोमेन में सब कंप्यूटर
सर्वर के अंदर काम करते हैं तो उसके वर्कबुक के अंदर ये कह रहे हैं कि सारे के सारे कंप्यूटर जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ऐसे ही। यस सर, और डोमेन के अंदर क्या होता है? सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है सर। सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। देखिए ऐसे ही होता है जी। जो वर्कबुक एनवायरनमेंट है इसका दूसरा नाम है पीयर टू पीयर नेटवर्क। वर्कबुक का दूसरा नाम है पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर आप लोगों की रिसोर्स मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज होती है, यानी कोई क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है। हर कंप्यूटर जो अपने रिसोर्सेज को खुद मैनेज कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर ये सिस्कॉम की एक लैब है, इसके अंदर जो है 5 सिस्टम्स पड़े हुए हैं। अब पहले दिन एक स्टूडेंट आया जिसका नाम है अहमद। अब वो अहमद साहब जो है वो इस सिस्टम के ऊपर लॉगिन करना चाह रहे हैं। वो एडमिन को कहते हैं कि सर मैंने इस सिस्टम पे लॉगिन करना है। तो एडमिन क्या करेगा, विंडोज 7 की मशीन के ऊपर यहाँ पे उसका लॉगिन क्रिएट कर देगा और अहमद इस सिस्टम पे लॉगिन कर देगा। अगले दिन वो कहने लगेगा, कहते हैं कि सर इसकी तो परफॉर्मेंस बहुत स्लो है, मैंने इस कंपनी में बैठा मुझे दूसरा सिस्टम दे। तो दूसरे सिस्टम पे बैठने के लिए जरूरी है कि विंडोज 7 पे जब हम लोग लॉगिन करते हैं या विंडोज विस्टा पे या फिर यूजर ने पासवर्ड हम लोगों से मांगते हैं। तो अब जब तक अहमद का लॉगिन उसके ऊपर नहीं बना होगा तो अहमद उसको लॉगिन नहीं कर सकता। एक सूरत है कि एडमिनिस्ट्रेटर उसको एडमिन का पासवर्ड दे दे, जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। नॉर्मली जो है एडमिन जो अपना एडमिन का पासवर्ड कंप्रोमाइज नहीं करते। तो अगले दिन एडमिन ने अहमद का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया और अहमद यहाँ पे लॉगिन हो गया। तीसरे दिन अहमद कहने लगा कि सर इधर तो पंखा नहीं चलता, हवा नहीं आती, मुझे आपको कोई एसी के करीब या पंखे के करीब जो है ऐसी जगह बिठाएं जहाँ पे कोई आवाज आती हो, यहाँ पे गर्मी पड़ी हो। अगले दिन वो अहमद का उसने यहाँ पे क्रिएट किया। अब वो स्टूडेंट एक है और वो चाह रहा है कि मैं हर सिस्टम में लॉगिन करूँ। तो पहले दिन एडमिन ने यहाँ अकाउंट क्रिएट किया, दूसरे दिन यहाँ किया, तीसरे दिन यहाँ किया। अब वो बाकी सिस्टम्स भी यूज करना चाह रहा है तो जरूरी है कि उस यूजर के इन बाकी सिस्टम्स के ऊपर भी अकाउंट। वर्कबुक एनवायरनमेंट में जब कोई यूजर ऑथेंटिकेट होता है, उसका ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है कि यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई होता है, तो वो उसके इंटरनल डेटाबेस से होता है। अब वो इस कंप्यूटर के अपने इंटरनल डेटाबेस से करेगा, यहाँ पे उसको यूजर नेम पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो लॉगिन कर देगा। इधर यूजर नेम पड़ा होगा, पासवर्ड पड़ा होगा, मैच करके लॉगिन कर देगा। जबकि डोमेन एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं होता। डोमेन का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग कहते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। डोमेन का दूसरा नाम है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर जो आप लोगों की रिसोर्स मैनेजमेंट है वो सेंट्रलाइज होती है। आप लोगों की रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है? सेंट्रलाइज होती है। यानी तमाम सिस्टम में जो परमिशन लेनी है, जो अपना सेशन एस्टेब्लिश करना है, जो लॉगिन होना है, जो ऑथेंटिकेट होना, एक मरकजी सर्वर से होना। इस एनवायरनमेंट में क्या होता है कि तमाम मशीनों के ऊपर जो है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जबकि एक मशीन एटलीस्ट ऐसी होगी जिसके ऊपर सर्वर क्लास का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। सर्वर क्लास का ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर इंस्टॉल होगा, उसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी का फीचर इंस्टॉल हुआ होगा। तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के बाद वो कंप्यूटर बन जाएगा डीसी, यानी डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। अब यहाँ पे अहमद ने अगर लॉगिन करना है, अब वो एडमिन को कहता है कि सर मैंने इस लैब को यूज करना है, डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर वो लैब है। तो एडमिन क्या करेगा, अहमद का अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आके अपने डीसी पे क्रिएट करेगा। अब मिसाल के तौर पे पहले वाले एनवायरनमेंट में, वर्कबुक एनवायरनमेंट के अंदर अगर 6 यूजर है, अगर नंबर ऑफ यूजर 6 है हमारे पास और नंबर ऑफ सिस्टम हमारे पास 5 है। अब हर यूजर ये चाहता है कि वो हर सिस्टम को यूज करे, तो एडमिन को क्या करना पड़ेगा, हर एक सिस्टम के ऊपर आगे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। टोटल अकाउंट कितने क्रिएट करना पड़ेगा? 30। जबकि डोमेन एनवायरनमेंट में जिसको हम लोग क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट बोलते हैं, वहां पे अब अगर वो 6 यूजर है और वो 6 यूजर ये चाहते हैं कि वो हर एक सिस्टम पे ऊपर लॉगिन करें, तो एडमिन क्या करेगा, हर एक सिस्टम के ऊपर जाके इंडिविजुअली उनका अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि वो अकाउंट कहाँ पे बनाएगा, 6 के 6 अकाउंट सिर्फ और सिर्फ सर्वर के ऊपर क्रिएट कर देगा। अब वो 6 अकाउंट सिर्फ सर्वर पे क्रिएट होंगे। अब अहमद का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये कंप्यूटर डोमेन से कनेक्टेड है, ये भी डोमेन से कनेक्टेड है, ये भी। अब जब यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई होगा वो इनकी इंटरनल डेटाबेस से नहीं होगा, बल्कि कहाँ से होगा, वो डोमेन से जाके वेरीफाई होगा। डोमेन कंट्रोलर उसको ऑथेंटिकेट करेगा। अब अहमद ने लॉगिन करना है, इस सिस्टम पे है, उसने यूजर ने पासवर्ड दिया, वेरिफिकेशन के लिए सर्वर के पास है, सर्वर ने कहा कि हाँ यूजर मौजूद है, अकाउंट इसका एग्जिस्ट करता है, वो लॉगिन कर लेगा। अकाउंट सिर्फ एक बनाए यहाँ पे, वही यूजर यहाँ पे भी लॉगिन कर लेगा, यहाँ भी लॉगिन कर लेगा, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, आपको मैंने एक एग्जांपल ये दी है कि अगर 6 यूजर ये चाह रहे हैं कि हर सिस्टम को यूज करें, 5 कंप्यूटर है, तो हर एक कंप्यूटर के ऊपर 6 अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे वर्कबुक एनवायरनमेंट में। लेकिन डोमेन एनवायरनमेंट में उन 6 यूजर के हर एक मशीन में जाके अकाउंट क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि कहाँ पे करेंगे, 6 के 6 अकाउंट सिर्फ सर्वर पे, डोमेन कंट्रोलर पे करेंगे। तो मुझे आप बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स आप लोगों की यहाँ पर ज्यादा है या यहाँ पर ज्यादा? वर्कबुक के अंदर ज्यादा है।
एडमिनिस्ट्रेटर को जो काम करना पड़ा ज़्यादा, वो कहाँ पे जा करना पड़ा, वर्कबुक में करना पड़ा। जबकि डोमेन एनवायरनमेंट में उसकी हड्डी कम होगी, उसने एक जगह बैठ के सारा काम कर दिया। फिर यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट आप लोगों ने डिसेंट्रलाइज है। अब अगर एडमिन किसी को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा है कि कोई कंट्रोल पैनल ना खोले, कोई स्टार्ट के रन के अंदर आगे कोई स्क्रिप्ट रन ना करे, कोई कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन ना करे, कोई जो है आइकन के साथ छेड़खानी ना करे, कोई जो है डेस्कटॉप और वॉलपेपर चेंज ना करे, एडमिन को क्या करना पड़ेगा, हर एक सिस्टम के ऊपर जाकर उसकी लोकल पॉलिसी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जबकि यही काम अगर आपको डोमेन एनवायरनमेंट में करना पड़े तो आप लोग एक जगह से बैठे बैठे रिमोटली ये काम सारे सेल्फ कंप्यूटर के ऊपर कर दोगे, ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन की डोमेन की और वर्कबुक की, तो आप लोगों को क्या लगता है कि बेहतर दोनों में से कौन सा, डोमेन बेहतर है या वर्कबुक बेहतर है? डोमेन एनवायरनमेंट ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स मैनेजमेंट सेंट्रलाइज है और आप लोगों के ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू वर्कबुक, और इसके अंदर आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट कम होती है एज कम्पेयर टू वर्कबुक। जबकि वर्कबुक एनवायरनमेंट में आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट जो है वो ज़्यादा लगती है, रिसोर्स मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज होती है और ज़्यादा सिक्योर। पढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग इंशाल्लाह दोनों चीज़ें, वर्कबुक को भी देखेंगे और डोमेन को भी देखेंगे, लेकिन जो हमारा फोकस होगा वो हमारा होगा डोमेन के ऊपर, और इस सारे कोर्स के अंदर हमारा सारे डिस्कशन डोमेन के ऊपर ही होगी ज़्यादा। ठीक है, क्या था क्लियर? तो कंफ्यूजन? अच्छा, डोमेन वर्कबुक तो हम लोग क्लियर हो गई भी। अब हम लोग बात करते हैं थोड़े से इंस्टॉलेशन की, कि हम लोगों ने जो आप लोग MCIT भी करने आए हो और अब आप लोगों ने सर्वर की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है या सिस्टम की आपने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, तो सबसे पहले बुनियादी बेसिक टास्क है वो है कि आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करना आप लोगों को आता हो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हुए हम लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के अंदर बेसिकली दो कॉन्सेप्ट हैं। एक को हम लोग बोलते हैं क्लीन इंस्टॉलेशन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं अपग्रेड इंस्टॉलेशन। क्लीन इंस्टॉलेशन का मतलब ये है कि आप लोगों ने एक ब्रांड न्यू सिस्टम लिया, बिल्कुल ब्लैंक सिस्टम है जिसके ऊपर पहले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसके ऊपर आप लोग फर्स्ट टाइम विंडो इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये क्या क्लीन इंस्टॉलेशन है। अपग्रेड इंस्टॉलेशन का क्या मतलब है कि ऑलरेडी उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था, आप ये चाह रहे हो कि पुराने फीचर तो उसके वही रहे जो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉमन है, लेकिन नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डोमिनेंट फीचर है वो उसको ओवरराइड कर दें। या इसको अगर आप आसान अल्फाज में समझना चाहो, इसको आप लोग ऐसे कह सकते हो, मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास बाइक नहीं है, कोई मोटर बाइक नहीं है, आप लोग मार्केट में जाते हो पैसे लेके और आप लोग मोटर बाइक परचेज करते हो, ये आप लोगों ने क्या किया, क्लीन परचेजिंग की। अब अगर ऑलरेडी आप लोगों के पास एक मोटर बाइक है लेकिन वो 98 मॉडल की है, 97 मॉडल की है, आप क्या करते हो कि उस बाइक को बाजार में ले जाते हो, उसको सेल आउट कर देते हो, उसमें और पैसे डालते हो और पैसे डाल के 2011 मॉडल या 2012 मॉडल आप लोग परचेज कर लेते हो। तो ये आपने क्या किया, अपग्रेड किया। ये आपने क्या किया, अपग्रेड किया। तो जब हम लोग विंडो इंस्टॉल करते हैं, क्लाइंट की इंस्टॉलेशन करते हैं या सर्वर की इंस्टॉलेशन करते हैं, उसमें दो कॉन्सेप्ट है। एक तो ये कि बिल्कुल नया ऑपरेटिंग सिस्टम करना है तो क्लीन इंस्टॉलेशन करनी है, और अगर ऑलरेडी प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम था उसी को ओवरराइड करवाना चाह रहे हैं तो वो क्या हम लोग करते हैं, अपग्रेड इंस्टॉलेशन करते हैं। अच्छा, क्लीन इंस्टॉलेशन में भी दो कॉन्सेप्ट हैं। कि एक तो ये है कि क्लीन इंस्टॉलेशन हम लोगों ने करनी है कि पहले हार्ड डिस्क पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, बिल्कुल पहली मरतबा करें। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने सिस्टम को डुअल बूट या मल्टी बूट बनाना चाह रहे हो, कि ऑलरेडी विंडोज एक्सपी इंस्टॉल है या ऑलरेडी विंडोज 7 इंस्टॉल है, आप ये चाह रहे हो विंडोज 7 भी इंस्टॉल है साथ में 2008 भी इंस्टॉल हो जाए, विंडोज 7 भी इंस्टॉल है साथ में 2008 भी इंस्टॉल हो जाए, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी क्लीन इंस्टॉलेशन के जुमरे में ही आएगा। अपग्रेड का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑलरेडी 2008 इंस्टॉल है, अब आप चाह रहे हो कि 2008 R2 हो जाए, तो ये आप लोगों का क्या अपग्रेड का कॉन्सेप्ट है। या फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी विंडोज विस्टा इंस्टॉल है, अब आप ये चाह रहे हो कि अब विंडोज 7 पे आप लोग स्विच कर दो, अपग्रेड कर दो, तो ये आप लोगों का अपग्रेडेशन का आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। और एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि क्लाइंट सिस्टम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में ही अपग्रेड होता है और सर्वर जो है वो सर्वर में अपग्रेड होता है। ये नहीं हो सकता कि विंडोज 7 को आप लोग अपग्रेड करके सर्वर में ले आओ, या आप लोग जो है विंडोज एक्सपी से अपग्रेड करके 2000 सर्वर है, 2003 सर्वर, 2008 सर्वर पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अपग्रेडेशन का भी एक स्पेसिफिक पाथ है, तो खैर आगे हम लोग चल के डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जब आप लोग विंडो इंस्टॉल करते हो तो विंडो की इंस्टॉलेशन जो है हम लोग नॉर्मली या सीडी से करते हैं, या हम लोग डीवीडी से विंडो इंस्टॉल करते हैं, या नेटवर्क शेयर से करते हैं, या हार्ड ड्राइव के ऊपर आप लोगों का कोई बैकअप पड़ा उससे करते हैं, या हम लोग अपने किसी यूएसबी स्टिक से करते हैं। चाहे हम लोग क्लीन इंस्टॉलेशन करें चाहे हम लोग अपग्रेड इंस्टॉलेशन करें। अब इंस्टॉलेशन के अंदर भी आगे, चाहे आप क्लीन इंस्टॉलेशन करो चाहे आप तो अपग्रेड इंस्टॉलेशन करो, हर इंस्टॉलेशन के अंदर फर्दर आगे चार मुख्तलिफ तरह के सिनेरियो होते हैं। वो चार मुख्तलिफ तरह के सिनेरियो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नॉर्मल इंस्टॉलेशन,
है जिसको हम लोग बोलते हैं अटेंडेड इंस्टॉलेशन। सेकंड वन है आप लोगों के ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन, है जिसको हम लोग बोलते हैं अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन। थर्ड वन है आप लोगों की रिस्क, रिस्क स्टैंड्स फॉर रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज। रिस्क या फिर इसका दूसरा जो नया नाम है वो है इसका WDS। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन करनी है, नॉर्मल इंस्टॉलेशन आप लोग कर सकते हो और अटेंडेड इंस्टॉलेशन, या आप लोग अनअटेंडेड या ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन उसके आप लोग कर सकते हो, या आप लोग उसके इंस्टॉलेशन रिस्क या WDS के जरिए कर सकते हो, या फिर चौथी किस्म है इसकी आप लोग इसके इंस्टॉलेशन कर सकते हो सिस्प्रेप। सिस्प्रेप स्टैंड्स फॉर सिस्टम प्रिपरेशन टूल। नॉर्मल इंस्टॉलेशन या अटेंडेड इंस्टॉलेशन कि आप लोगों ने विंडोज की सीडी या डीवीडी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डाल दी, डीवीडी से सीडी से आपने अपने सिस्टम को बूट किया या फ्लैश से अपने सिस्टम को बूट किया, ओके ओके नेक्स्ट 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 आप लोगों ने कर दिया, या आप लोगों ने नॉर्मल इंस्टॉलेशन की या आप लोगों ने अटेंडेड इंस्टॉलेशन की। नॉर्मल इंस्टॉलेशन अटेंडेड इंस्टॉलेशन सीडी या डीवीडी से भी की जा सकती है, यूएसबी से भी की जा सकती है, हार्ड ड्राइव के ऊपर बैकअप पड़ा हो वहां से भी की जा सकती है, नेटवर्क के ऊपर कोई शेयर फोल्डर पड़ा हो वहां से भी की जा सकती है। यानी चार मुख्तलिफ तरहों से की जा सकती है। रिमूवेबल मीडिया के जरिए से, नेटवर्क स्टोरेज के जरिए से, किसी शेयर फोल्डर के जरिए से, हार्ड डिस्क के बैकअप के जरिए से, ठीक है, या आप लोग अपनी फ्लैश ड्राइव के जरिए से भी, बूटेबल फ्लैश ड्राइव से भी कर सकते हो अपना इंस्टॉलेशन। अच्छा, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन या अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन। ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन या अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे आप लोगों को अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप लोगों को कोई असाइनमेंट मिली है, कोई C++ में, जावा में आप लोगों ने कोई असाइनमेंट बनानी है, और आप लोगों को कहा यह गया कि जी आज शाम जो है ना आपने 2 बजे तक आप लोगों ने अपनी जो असाइनमेंट वो सबमिट करनी है। अच्छा, 12:30 बजे आपको ख्याल आता है कि यार असाइनमेंट तो मैंने अभी तक बनाई नहीं है। सिस्टम पे आके लॉगिन करने लगे तो पता लगा कि विंडो करप्ट हुई हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा चल ही नहीं रहा, कंप्यूटर चल ही नहीं रहा। अब आप विंडो की इंस्टॉलेशन करने बैठे हो, साथ में जुमे की नमाज का टाइम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं यार जुमा फिर पढ़ लेंगे, इंस्टॉलेशन करते हैं सिस्टम की और असाइनमेंट सबमिट करते हैं, ऐसे ही होता है ना। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने चला जाऊँ, वापस आऊँ तो मेरे कंप्यूटर के खुद ब खुद इंस्टॉलेशन हो गई। तो जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन या ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन। यानी हम कंप्यूटर को इंस्टॉलेशन में लगाते हैं और हम लोग कंप्यूटर को एक फाइल का पाथ बता देते हैं जिसके अंदर पहले से आंसर गिवन होते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, जब इंस्टॉलेशन को एग्जीक्यूट करता है तो उस फाइल के अंदर से आंसर्स को पिक करता जाता है और इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली करता जाता है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये आप लोगों का ये क्या कहलाता है, अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन या ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन। ठीक है, नहीं खैर अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है ना, शायद हम लोगों की दुआओं में शायद इतना असर है। अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन या ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन ये है कि आप लोग कंप्यूटर को एक फाइल का पाथ बता दो, उस फाइल के अंदर सारे सॉल्व होंगे जो आप लिखे होंगे। जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो पूछते हैं ना कि किस ड्राइव में इंस्टॉल करना है, C पे करना है या D पे करना है, तो उसको NTFS में फॉर्मेट करना है या FAT में फॉर्मेट करना है, हार्ड डिस्क उसका ड्राइव का साइज कितना रखना है, कंट्री रीजन आप लोगों ने कौन सा रखना है, लैंग्वेज की लेआउट आपने कौन से रखनी है, टाइम जोन आपने कौन सा रखना है, कंप्यूटर का नाम क्या देना है, यूजर का नाम क्या देना है, ये सारी चीज़ें पूछता है ना इंस्टॉलेशन के दौरान। इंस्टॉलेशन तो सबने की भी ना पहले विंडो की, कोई ऐसा तो नहीं जिसने पहले कोई विंडो नहीं इंस्टॉल की। चले आज करके देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, विंडो की जब हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं 98 या 2000 या मी या XP वगैरह तो की नहीं ना आपने इंस्टॉल, XP तो की होगी ना इंस्टॉल, तो आप देखते हैं कि उसमें ओके करना पड़ता है, नेक्स्ट करना पड़ता है, फिनिश करना पड़ता है। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ भी करना ना पड़े, क्लिक ना करना पड़े, माउस ना पकड़ना पड़े, CD डालें उसे कह के भाई इधर से फाइल उठाओ खुद ब खुद इंस्टॉलेशन। ये कॉन्सेप्ट क्या है, अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन। ये इंशाल्लाह हम लोग ये भी करके देखेंगे। इंस्टॉलेशन में जो तीसरा कॉन्सेप्ट है और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आप लोगों का रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज या WDS, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज के थ्रू आप लोगों ने इंस्टॉलेशन करनी है। मिसाल के तौर पर यू आर वर्किंग एज ए नेटवर्क एडमिन और सिस्टम एडमिन इन नादरा, कि आप सिस्टम एडमिन के तौर पे आप लोग नादरा के अंदर आप लोग काम कर रहे हो और आप लोगों के पास 100 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है जिसको आप लोग लुक आफ्टर कर रहे हो, 100 सिस्टम आपके उसके अंदर है, कस्टडी के अंदर है। वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे के ऊपर आप लोगों के ना किसी सीनियर प्रोफेशनल का विजिट है, वो फॉर एग्जांपल जो है
नादरा क्लासिक का वहाँ पे जो है ना उसके इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं, वहाँ पे उसका उन्होंने इफ्तिताह करना है। तो ये नादरा का डीजी आ रहा है या और कोई जो है ना पॉलिटिकल पर्सन वहाँ पे आ रहे हैं। तो चलें शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं। तो अब अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में विंडोज़ की जो है ना और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी विंडोज़ थी वो सारे के सारे करप्ट हो गई भी है। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों के बिल्कुल सारा वाइट वॉश हो गया, या कोई ऐसा सीवियर वायरस आया जिसने तंग कर दिया होगा, सिस्टम को चलने नहीं दे रहा, बार बार सिस्टम फाल्ट हो रहे हैं और कोई काम नहीं आप लोगों का हो पा रहा। और अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के पास सीडी रोम या डीवीडी रोम भी आप लोगों के पास सिर्फ एक ही है जिससे आपने इंस्टॉलेशन करनी है, और आपके पास कोई हेल्पर भी नहीं है। एक सूरत तो ये थी कि हर कंप्यूटर के ऊपर 100 के 100 सिस्टम्स के ऊपर हमारे 100 डीवीडी रोम लगे होते हैं। हर एक सिस्टम के अंदर हम लोग एक एक डीवीडी डाल देते हैं और इंस्टॉलेशन में लगा देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि कल तक उसके आने से पहले पहले चीज़ें इंस्टॉल हो जाए। ठीक है? लेकिन जो प्रॉपर सिस्टम एडमिन होता है वो ये काम नहीं करता, वो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से प्ले करता है। वो कैसे कि इसका भी हल माइक्रोसॉफ्ट ने दिया कि अगर इस किस्म का सिनेरियो आप लोग फंस गए हुए हो कि टाइम बहुत थोड़ा सा है, लिमिटेड टाइम के अंदर आप लोगों ने बल्क इंस्टॉलेशन करनी है, आप लोगों के पास एक दिन है या आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने 100 सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन करनी है और मीडिया आपके पास सिर्फ एक है, डीवीडी रोम सिर्फ एक लगी हुई है। अब एक सिस्टम के जरिए से 100 सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन आप लोग कैसे करोगे? उसके लिए आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले एक सिस्टम के ऊपर जिसके ऊपर डीवीडी रोम लगी हुई है उस सिस्टम को आप लोग विंडोज सर्वर फैमिली की कोई से प्रोडक्ट इंस्टॉल कर दोगे। से हम लोगों ने विंडोज 2008 सर्वर या 2008 R2 सर्वर हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया। वो इंस्टॉलेशन करने के बाद आप लोग इसके ऊपर एक सर्वर कॉन्फ़िगर करोगे जिसको बोलते हैं डीएनएस सर्वर। ये आगे चल के इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। डीएनएस सर्वर इसका कॉन्फ़िगर करोगे और इसके ऊपर आप लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर दोगे। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने से ये क्या बन जाएगा? डीसी बन जाएगा, यानी डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। आपने डोमेन एनवायरनमेंट को बना लिया। अब इसके ऊपर आप लोग रिस या डब्ल्यूडीएस का फीचर इंस्टॉल कर लोगे। अगर तो विंडोज 2003 सर्वर है फिर तो आप लोग रिस कर लोगे, अगर 2008 सर्वर है फिर आप इसको क्या करोगे? डब्ल्यूडीएस सर्वर इंस्टॉल कर लोगे। साथ में एक और सर्वर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएचसीपी सर्वर, और डीएचसीपी सर्वर भी आप इसमें इंस्टॉल कर दोगे। और ये कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे, ये हार्डली 1-1.5 घंटे के अंदर से कॉन्फ़िगर हो जाती है। आप लोग 1-1.5 घंटे की मेहनत करोगे और क्या करोगे? सिर्फ बेस ऑपरेटिंग सिस्टम 2008 सर्वर फैमिली का सर्वर क्लास का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे, डीएनएस इंस्टॉल करोगे, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करोगे, डीएचसीपी इंस्टॉल करोगे और रिस इंस्टॉल करोगे। रिस या डब्ल्यूडीएस इंस्टॉल करने के बाद उसकी एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन होती है। उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने इसको बताना होता है कि क्लाइंट कंप्यूटर पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाना है, विंडोज एक्सपी इंस्टॉल करवानी है या 7 इंस्टॉल करवानी है। से मैंने विंडोज 7 इसके जरिए इंस्टॉल करवानी है या कुछ भी एक्सपी करवानी है, कुछ भी 7 करवानी है इंस्टॉल, तो मैं डब्ल्यूडीएस की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही इसको क्लाइंट ओएस का पाथ बता दूंगा, यानी विंडोज 7 की सीडी डालूंगा और उसे कहूंगा कि फाइल है यहाँ से उठा के कॉपी कर लो, ये सारी फाइल मेरे पास कॉपी कर देगा। ये हार्डली 1-1.5 घंटे की मेहनत है। जब ये आपने 1-1.5 घंटे की मेहनत कर ली और आपने 2008 सर्वर, डीएनएस सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी, डीएचसीपी, डब्ल्यूडीएस आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, तो ये अब आपका बन गया रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर। ये क्या बन गया आप लोगों का? रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर या विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्वर। अब आप क्या करोगे कि आपके जितने भी सिस्टम है 100 के 100 सिस्टम, वो आप लोगों के थ्रू हब या स्विच आप लोगों के आपस में कनेक्टेड है। इस सर्वर के साथ इनका कनेक्शन बना, नेटवर्किंग ऑलरेडी हुई भी है, ऑलरेडी लैन बना हुआ, आप लोगों का लोकली नेटवर्क बना हुआ है, सारे सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब आप हर सिस्टम को, जब हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं तो बायोस की एक ऑप्शन होती है, बायोस में जाके हम लोग इसका बूट सीक्वेंस का चेंज कर देंगे। वो कंप्यूटर आपका बूट कर सकता है, हार्ड ड्राइव से बूट कर सकता है या सीडी रोम से बूट कर सकता है। तो कंप्यूटर के बायोस के अंदर ही एक ऑप्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बूट फ्रॉम लैन कार्ड, बूट फ्रॉम नेटवर्क कार्ड या बूट फ्रॉम लैन कार्ड। आप लोग सारे कंप्यूटर्स की बायोस में उनका बूट सीक्वेंस उनका चेंज कर दोगे, सारे के सारे कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क से बूट करेंगे, सर्वर से कनेक्ट होंगे। हर कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा कि मुझे रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर मिल गया, इंस्टॉलेशन करूं या ना करूं। मुझे रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर मिल गया, इसको इंस्टॉलेशन करूं या ना करूं। आप लोग सिर्फ जस्ट यस के लिए वाई लिखोगे, वो पूछेगा यूजर नेम पासवर्ड डोमेन, आप यूजर नेम पासवर्ड डोमेन दोगे, वो इससे कनेक्ट होगा और इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। आपने हर सिस्टम के ऊपर जाकर सिर्फ आपने क्या करना, यूजर नेम पासवर्ड डोमेन, यूजर नेम पासवर्ड डोमेन, और विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर आप देखोगे 100 के 100 कंप्यूटर्स के इंस्टॉलेशन होते हैं। और कोई मुश्किल काम नहीं है ये, इंशाल्लाह आप लोग अपने हाथ से करके देखोगे, ये हम लोग करेंगे इसके अंदर अपने कोर्स के अंदर करके देखेंगे। इसके
डिपेंड्स अपॉन कि आप लोगों के नेटवर्क की बैंडविड्थ क्या है। कि अगर तो आपने 100 MB के लैन कार्ड लगे तो ऑब्वियसली आप लोगों के जो प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा, लेकिन अगर जीबी के अगर आप लोगों के गीगाबिट के आपके लैन कार्ड लगे तो फिर उसको फिर आप लोगों के जो है वो रिस्पॉन्स बेहतर होगा। गीगाबिट ज़्यादा कोई लैंडमार्क होता है 10 गीग का भी होता है, लेकिन वो सर्वर के अंदर आता है या थ्रू फाइबर कनेक्टिविटी करवा सकते हैं आप ये और डीएफ लगा के जो है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, गीगाबिट के ऊपर भी ज़्यादा काम हो जाता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप जो है आम जो रूटीन ऑपरेशन जो हम लोग किसी भी स्कूल कॉलेज के अंदर किसी वर्किंग प्लेस में या हम लोगों को होता है वो 100 MB तक भी वो यूज नहीं करता, वो आपके कितना भी 100 MB पूरे यूटिलाइज नहीं हो पाता है, तो फिर वो आगे की बात है। तो खैर आप ये थोड़ी देर की मेहनत करोगे तो 1.5-2 घंटे की आपकी प्रैक्टिस है। सर्वर इंस्टॉल किया, डीएनएस इंस्टॉल किया, डीएचसीपी इंस्टॉल किया, एक्टिव इंस्टॉल किया और डब्ल्यूडीएस कॉन्फ़िगर किया। ये बन गया हमारा रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर या विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्वर। उसके बाद क्लाइंट कंप्यूटर को नेटवर्क से बूट करोगे और सारे के सारे सिस्टम जो है सर्वर से कनेक्ट हो गए, आधे घंटे के अंदर ही आप लोगों की विंडो इंस्टॉल कर देंगे। अच्छा, अब हर सिस्टम जो है वो नेटवर्क से बूट नहीं कर सकता, हर सिस्टम जो है वो नेटवर्क से बूट नहीं कर सकता। तो नेटवर्क से बूट करने के लिए आप लोगों के सिस्टम के अंदर एक स्पेशल किस्म का लैन कार्ड लगा होना चाहिए। उस लैन कार्ड के ऊपर लगी होती है पी बूट रॉम चिप। उस लैन कार्ड के ऊपर क्या लगी होती है? पी बूट रॉम चिप। सच अ लैन कार्ड which contain p boot rom chip, this client computer is called pxe client computer। ऐसा क्लाइंट कंप्यूटर जिसके लैन कार्ड के ऊपर पी बूट रॉम चिप लगी होती है, तो वो क्या कहलाता है आप लोगों का? pxe क्लाइंट सर कंप्यूटर ये कैसे कहलाता है। पता चलेगा हमारे स्लैन कार्ड ये रोम चिप लगी है? सिस्टम को खोल के देखें या बायोस में जाके देखें, अगर तो बूट फ्रॉम लैन की ऑप्शन है फिर तो डेफिनेटली उसमें लगी हुई है। ठीक है। अच्छा, और ये कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव लैन कार्ड नहीं। आप आजकल P4 से ऑनवर्ड जितने सिस्टम आए ना, पेंटियम 4 आया, पेंटियम 4 के बाद डुअल कोर आया, कोर टू डू आया, कोर i3 आया, कोर i5 आया, कोर i7 आया, जितना हार्डवेयर आर्किटेक्चर जितना आया, जितने पेंटियम 4 से ऑनवर्ड जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं ब्रांडेड हैं या नॉन ब्रांडेड, सबके अंदर पी बूट रॉम चिप वाला लैन कार्ड लगा होता है। लैन कार्ड के ऊपर एक स्पेशल चिप लगी होती है। पहले तो ये होता था कि हम लोग जो है ना लैन कार्ड को PCI स्लॉट में अलग से परचेज करके हम लोग लगाया करते थे, लेकिन आजकल तो जितने डेस्कटॉप लैपटॉप आप लोगों के आ रहे हैं, जितनी नोटबुक्स आ रही हैं, सबके अंदर बिल्ट इन लैन कार्ड होता है, और वो लैन कार्ड आप लोगों का PXE वाला लैन कार्ड ही होता है। अगर नहीं है तो आप लोग दुबई प्लाजा या आप लोगों को जो भी कोई कंप्यूटर की मार्केट है वहाँ पे जाए, उन्होंने कहेंगे कि हमें जो है ना ब्रांडेड सिस्टम को कोई लैन कार्ड दे दो, वो हार्डली 40-50 रुपये के अंदर आप लोगों को लैन कार्ड मिल जाएगा। और जो डेल के अंदर से, HP के अंदर से, IBM में से जो लैन कार्ड निकलता है वो होता ही PXE लैन कार्ड। ठीक है। तो PXE क्लाइंट कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क के अंदर सर्वर को खुद ही डिटेक्ट कर लेते हैं। PXE क्लाइंट कंप्यूटर जो है नेटवर्क के अंदर सर्वर को खुद ही डिटेक्ट कर लेते हैं। अब इसके लिए शर्त ये है कि पी बूट रॉम चिप वाला लैन कार्ड होना चाहिए। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पर PXE क्लाइंट कंप्यूटर है ही नहीं, पी बूट रॉम चिप वाला लैन कार्ड है ही नहीं, ऑल द नेटवर्क कनेक्टिविटी हुई है, फिर ये है कि आपका सपोर्टिव होगा आपके लिए, फिर भी आपके लिए सपोर्टिव है। वो कैसे? कि फिर उसके लिए रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर जब हम लोग WDS सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो इसके अंदर एक यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं RBFG। RBFG stands for Remote Bootable Floppy Generator। RBFG stands for Remote Bootable Floppy Generator। ये एक यूटिलिटी है, छोटा सा एक सॉफ्टवेयर होता है। ये हेल्पफुल तब आप लोगों के लिए है कि अगर आपके पास पी बूट रॉम चिप वाला लैन कार्ड नहीं है तो आप लोग इस एक्सी को डबल क्लिक करोगे, वो कहेगा अपने फ्लॉपी ड्राइव के अंदर अपने फ्लॉपी इंसर्ट करो। आप लोग फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी ड्राइव के अंदर डालोगे और जो काम जो है वो बूट बूट करवाने का लैन कार्ड ने करना है ना, नेटवर्क से बूट करवाने का, वही काम ये फिर फ्लॉपी करेगी। आप लोग इस फ्लॉपी के ऊपर वो फाइलें कॉपी करवा लोगे, वो 4-5 फाइलें जो है वो फ्लॉपी के ऊपर आपके कॉपी कर देगा। आप अपने कंप्यूटर को इस फ्लॉपी से बूट करवाओगे। आप अब अपने कंप्यूटर को क्या करोगे जी? लेकिन अब जो आ रहे हैं फ्लॉपी ड्राइव आती है तो बस करके मैं आपको इनके एक उसका अल्टरनेट बता रहा हूँ, लेकिन अब जितने आ रहे हो सारे PXE वाले लैन कार्ड है। अगर सपोज आप लोगों का किसी ऐसी जगह पे वास्ता पड़ जाता है कि जहाँ पे पी बूट रॉम चिप वाला लैन कार्ड नहीं है, इसका मतलब अगर पुराना ओल्ड एज कंप्यूटर आप लोगों का पेंटियम 1 2 3 आप लोगों का, तो खैर पेंटियम 3 के ऊपर या जिसके ऊपर 128 MB रैम है उसके ऊपर तो आप लोगों को विंडोज 7 वैसे इंस्टॉल नहीं होगी। हाँ, लेकिन ये है कि उसके ऊपर XP वगैरह तो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर आपने विंडोज XP इंस्टॉल करानी है, कोई पुराना क्लाइंट कंप्यूटर है पेंटियम 3 का जिसके अंदर जो है पी बूट ऑन चिप वाला लैन कार्ड नहीं लगा हुआ, तो फिर आप क्या करोगे? बूटेबल फ्लॉपी से आप लोग अपने सिस्टम को बूट करवाओगे और वही काम जो PXE क्लाइंट कंप्यूटर ने पी बूट ऑन चिप वाला लैन कार्ड में करना था फ्लॉपी करेगी, वो नेटवर्क से उसको कनेक्ट करवा देगी, उसके बाद उसके ऊपर इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी तो सिनेरियो ये था कि सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड थे, सबकी केबलिंग हुई हुई थी, सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड थे।
सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम करना था, एक सर्वर तैयार किया, उसके जरिए से रिमोटली सब पे सोप इंस्टॉलेशन कर दी। अब मिसाल के तौर पर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। आप किसी ऐसे वेंडर के साथ काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन कॉम्पैक्ट कंपनी या डेल कंपनी। कॉम्पैक्ट के अंदर या डेल के अंदर आप लोग काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपकी कंपनी को ऑर्डर ये मिला है 500 आइडेंटिकल हार्डवेयर के कंप्यूटर चाहिए। 500 क्लाइंट कंप्यूटर्स चाहिए आइडेंटिकल हार्डवेयर के, जिसमें Core i3 का प्रोसेसर लगा हो, कोई इंटेल का नया 915 सीरीज या 945 सीरीज या कोई नया लेटेस्ट उसके अंदर कोई बोर्ड लगा हो उसके अंदर, और प्लस उसके अंदर 500 GB की उसके अंदर हार्ड ड्राइव लगी हो, और उसमें 4 GB रैम लगी हो, और यानी कि सारे कंप्यूटर्स के अंदर एक जैसा ही हार्डवेयर हो। 500 कंप्यूटर्स आपने देने हैं, और उन्होंने कहा कि विद इन 3 डेज जो है ना 500 कंप्यूटर्स हार्डवेयर के इंस्टॉलेशन के साथ विंडोज 7 के इंस्टॉलेशन करके देने। आप लोगों की चाहे जितनी मर्जी बड़ी शॉप हो, जितनी मर्जी बड़ा वेयर हाउस हो, आई डोंट थिंक सो कि किसी भी जगह पे किसी एनवायरनमेंट के अंदर 500 सॉकेट्स लगी हो जिसके अंदर 500 कंप्यूटर्स को प्लग इन किया जाए, जिनके अंदर 500 के आप लोग पावर के शू लगाओ। क्योंकि आप तो कर रहे हैं माशाल्लाह बड़े एनवायरनमेंट, को ऐसी जगह देखी आपने कि जहाँ पे इतने सॉकेट्स लगी हो जिसके अंदर 500 पावर के जो है वो कॉर्ड्स को प्लग इन की जा सके। not in the installation room. या फिर notes तो होगी, बाकी में 500 नोट्स तो हो सकते हैं, लेकिन किसी भी वेयर हाउस, किसी भी शॉप के अंदर इतनी ज़्यादा सॉकेट्स नहीं लगी होगी। सॉकेट का पता नहीं, ये जो बिजली के सॉकेट है जिसमें आप लोग शू लगाते हो, तो अब वो 500 तो चाहिए सीपीयू के लिए, और 500 चाहिए एलसीडी या मॉनिटर वगैरह के लिए भी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जगह पे इतनी ज़्यादा सॉकेट्स वगैरह लगी होंगी। तो अब इस मसले को कैसे हल किया जाए कि 500 कंप्यूटर्स के 3 दिन में इंस्टॉलेशन करके भी देनी है। तो उसके लिए जो फीचर अब हम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा वो होगा हम लोगों का सिस्टम। वो क्या होगा? सिस्टम। सिस्टम एक यूटिलिटी है, विंडोज की बिल्ट इन यूटिलिटी है, जिसको बोलते हैं सिस्टम प्रिपरेशन टूल। सिस्टम प्रिपरेशन टूल के अंदर आप लोग क्या करोगे? आप लोग सिर्फ जस्ट एक सैंपल कंप्यूटर तैयार कर लोगे Core i3 के, जो आपने हार्डवेयर डिलीवर करना है, उस स्पेक के साथ आपने सिर्फ एक सिस्टम आपने तैयार कर लिया, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, विंडो आपने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद आप लोग कोई भी क्लोनिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जो इमेजिंग टेक्निक यूज़ करता है, लाइक नॉर्टन बूस्ट हो सकता है, या ड्राइव इमेज प्रो हो सकता है, या एक्रोनियस ट्रू इमेज हो सकता है। इस किस्म का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए आप लोग क्या करोगे? उसकी क्लोनिंग कर लोगे बाकी हार्ड ड्राइव पे। एक सिस्टम के साथ मैक्सिमम 4 हार्ड ड्राइव लग सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही है ना, प्राइमरी मास्टर प्राइमरी स्लेव, सेकेंडरी मास्टर सेकेंडरी स्लेव, या मैक्सिमम जो नए बोर्ड आ रहे हैं उनमें 6 की प्रोविजन है या 8 की प्रोविजन है, इससे ज़्यादा हार्ड ड्राइव तो नहीं लग सकते। एक सूरत तो एक सिस्टम आपने तैयार किया, उसका 7 हार्ड ड्राइव और आपने अटैच किया, उसकी क्लोनिंग की 7 हार्ड ड्राइव। लेकिन जो लोग प्रोफेशनली ऐसा काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने बल्क क्वांटिटी के अंदर ओएस जिन्होंने डिप्लॉय करके देना, वहाँ पे हार्ड ड्राइव्स की एक अरे बनी होती है, यानी बड़ी सी एक ट्रे होगी, उस ट्रे के अंदर आप लोग 500 ड्राइव्स रखोगे या 100 ड्राइव या 50 ड्राइव, उसके अंदर आप लोग सिर्फ उसमें प्लेस करोगे, और उसके बाद वो स्पेशल आर्किटेक्चर होता है हार्डवेयर का, और उसके बाद कहोगे इस सोर्स को इस डेस्टिनेशन पर ट्रांसफर कर दो। लेकिन बिहाइंड द सीन आपकी टेक्निक कौन सी यूज होगी? सिस्टम की। एक सिस्टम के ऊपर इंस्टॉलेशन की सिर्फ सिस्टम करके रख लिया, उसके बाद उसका इमेज किसी भी इमेजिंग सॉफ्टवेयर के जरिए से डेस्टिनेशन कंप्यूटर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया, लाइक नॉर्टन बूस्ट को यूज़ करते हुए, या ड्राइव इमेज प्रो को यूज़ करते हुए, या एक्रोनियस को यूज़ करते हुए, उसने एक हार्ड ड्राइव को क्लोन कर दिया 50 हार्ड ड्राइव पे या 500 हार्ड ड्राइव पे, और सब के ऊपर विंडो इंस्टॉल होगी। अब जब वो आप फॉर एग्जांपल जिस कंपनी का ऑर्डर था, से पंजाब कॉलेज ने ऑर्डर दिया था, अब पंजाब कॉलेज की लैब के अंदर जाके जब उनके एडमिन या उनके जो भी लैब असिस्टेंट उनके जब ऑन करेंगे सिस्टम, तो हर कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें वो पूछेगा कंप्यूटर का नाम क्या देना, कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या देना, और यूज़र क्या देना। यानी सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन वो उससे पूछेगा, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन यूज़र फीड करेगा वो, और उसके बाद वो आपकी बिल्कुल रेडीमेड आप लोगों के इंस्टॉल विंडो होगी। अच्छा, अब इससे भी बढ़ के मिसाल के तौर पे, अब वो पंजाब कॉलेज वालों ने कहा कि यार आप हमें 3 दिन की बजाय आप हमें 4 दिन में दे दें सिस्टम, लेकिन हमें विंडो भी इंस्टॉल चाहिए, हमें ऑफिस 2010 भी चाहिए, एक्रोबैट रीडर भी चाहिए, स्काइप भी चाहिए, एमएसएन मैसेंजर भी चाहिए, याहू मैसेंजर भी चाहिए, इसके अलावा हमें विजुअल स्टूडियो .NET भी चाहिए, और हमें फ्रेमवर्क भी चाहिए, C++ भी चाहिए, ये चीज़ें भी सारी इंस्टॉल होनी चाहिए। यानी 50 तरह के सॉफ्टवेयर भी उन्होंने पकड़ा दिया आपको कि ये 50 सॉफ्टवेयर भी साथ में इंस्टॉल होने चाहिए। तो ये काम भी किया जा सकता है। तो इसके लिए भी हम लोग ये काम दोनों तरह से अचीव कर सकते हैं, सिस्टम के जरिए भी कर सकते हैं, और यही काम जो है आप लोग रिस्क के जरिए भी कर सकते हो। ठीक है, रिस्क के अंदर या WDS के अंदर जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो, जब आप इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हो, तो जहाँ पे इसके अंदर क्रिएट होती है ना एक यूटिलिटी RBFG की, वहीं पे इसके अंदर एक और यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है जिससे हम होता है रिप रैप।
रिप्रेप स्टैंड फॉर रिमोट इंस्टॉलेशन प्रिपरेशन टूल। रिमोट इंस्टॉलेशन प्रिपरेशन टूल। रिप्रेप क्या करता है कि जब हम लोग WDS को, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्वर को या रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर को जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें पूछता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाना है, विंडोज XP इंस्टॉल करवानी है या विंडोज 7 इंस्टॉल करवानी है। हम उसको बताते हैं XP या 7 इंस्टॉल करवानी है, तो वो उसका इमेज कैप्चर करके अपने पास रख लेता है। तो रिप्रेप की यूटिलिटी क्या करती है कि अब इस सिनेरियो के अंदर, मिसाल के तौर पर सेम यही सिनेरियो नादरा का, आप लोगों ने अब हर सिस्टम के ऊपर सिर्फ विंडोज 7 इंस्टॉल नहीं करनी, आपने कोलर ड्रा 14 भी इंस्टॉल करना है, अडोब फोटोशॉप भी इंस्टॉल करना है, इन पेज 2004 भी इंस्टॉल करना है, और जो नादरा के एप्लीकेशन और अकाउंट का सॉफ्टवेयर और सर्च चीजें भी उनकी इंस्टॉल करनी है। वो अब क्या करोगे आप, सिर्फ सर्वर तैयार करोगे, सर्वर तैयार करने के बाद इसी सर्वर के जरिए से सिर्फ एक सैंपल क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर आप विंडोज इंस्टॉल करवा लो। दोनों ऑप्शन है, या तो सीडी रोम इस पे लगा के मैनुअल इंस्टॉलेशन करवा लो सीडी डीवीडी या यूएसबी के जरिए से, या इसी सर्वर के जरिए से इंस्टॉलेशन करवा लो। एक सर्वर तैयार कर लोगे, एक क्लाइंट तैयार कर लोगे, फिर इस क्लाइंट के ऊपर उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो 50 के 50 आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए मैनुअली, जिसके अंदर आपने डॉटनेट फ्रेमवर्क है या अडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रा, इन पेज बनाना है। ये सैंपल क्लाइंट कंप्यूटर आपका तैयार हो गया। जब अब आप यहाँ से बैठ के क्लाइंट कंप्यूटर से बैठ के सर्वर को एक्सेस करोगे और आप रिप्रेप की यूटिलिटी को रन करोगे। रिप्रेप की यूटिलिटी जब रन होगी तो वो क्या करेगी, इस क्लाइंट का इमेज उठा के सारा इस सर्वर के ऊपर ट्रांसफर कर देगी। इस क्लाइंट का इमेज उठा के क्या करेगी, इस सर्वर के ऊपर ट्रांसफर कर देगी। अब नेक्स्ट टाइम आप नेटवर्क में कोई भी सिस्टम बूट करोगे, इनमें से कोई भी सिस्टम आप लोग बूट करोगे, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा कि रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर मिल गया, इंस्टॉलेशन करनी है नहीं, आपने लिखा यस, उसने पूछा यूजर नेम पासवर्ड डोमेन, आपने यूजर नेम पासवर्ड डोमेन पूछा। अब वो आगे जाके रुक जाएगा, वो पूछेगा कि रिस्क की इंस्टॉलेशन करनी है या रिप्रेप की करनी है। अगर आप रिस्क वाला इमेज सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ जस्ट विंडो इंस्टॉल होगी, और अगर आप रिप्रेप वाला इमेज सेलेक्ट करोगे तो विंडो भी, सारे सॉफ्टवेयर भी, अडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इन पे ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज इंस्टॉल हो जाएगी। तो अगर आपने विंडो के अलावा साथ में सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करवाने हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, रिप्रेप की, रिमोट इंस्टॉलेशन प्रिपरेशन टूल की। अच्छा, जो अभी आपको जो मैं बता रहा था कि इमेजिंग के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक से, डिफरेंट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो भी आपको मैंने बताए हैं कि जिसमें हम लोग बूस्ट यूज़ कर सकते हैं, एक्रोनियस ट्रू इमेज यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग जो है ड्राइव इमेज प्रो यूज़ कर सकते हैं इसके समझना। अब माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट का डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इतना ज़्यादा मैच्योर हो गया कि आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की आप लोगों को जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोग जब आगे चल के पढ़ोगे तो इंशाल्लाह मैं उन चीज़ों का आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा और आप लोगों को लाइव इन्वायरमेंट में दिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट के अपने सर्वर्स भी ये काम करने के लिए अवेलेबल हैं। लाइक 2008 सर्वर के अंदर जो हम लोग खुद काम करके देखेंगे, रिमोट इंस्टॉलेशन WDS हम लोग खुद बना के देखेंगे, प्लस माइक्रोसॉफ्ट की अपनी यूटिलिटीज़ और अपने माइक्रोसॉफ्ट के पैकेजेस और अपने माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स इस काम के लिए हैं कि जिसके अंदर आप लोगों ने बल्क डिप्लॉयमेंट करनी हो, 500 कंप्यूटर्स पे, 1000 कंप्यूटर्स पे, इवन के 10,000 कंप्यूटर्स के ऊपर भी आप लोग एक वक्त में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट जो यूटिलिटीज यूज करता है, जो सर्वर यूज करता है, उसके अंदर एक तो सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का SCCM। SCCM स्टैंड्स फॉर सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर माइक्रोसॉफ्ट का डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म का एक नया सर्वर है जो क्या करता है, जो बल्क क्वांटिटी के अंदर आप लोगों के OS डिप्लॉय कर सकता है, रिमोटली सॉफ्टवेयर आप लोगों इंस्टॉल कर सकता है, पैच मैनेजमेंट कर सकता है, इन्वेंट्री को मैनेज कर सकता है, हार्डवेयर की एसेट मैनेजमेंट कर सकता है। यानी ये आपको पूरे नेटवर्क में स्कैन करके बता देगा कि 1000 कंप्यूटर लगे, किस किस सर्वर में कौन कौन सा मदरबोर्ड लगा है, कौन कौन सा प्रोसेसर लगा है, कितनी रैम लगी है, कौन सा उसका मॉडल है, इस सिस्टम के ऊपर कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं, और प्लस इसके अलावा अगर किसी सिस्टम के ऊपर आपने रिमोटली OS डिप्लॉय करना वो भी कर सकता है। अगर किसी एक कंप्यूटर पे सिर्फ अडॉप्ट करना है, 10 कंप्यूटरों के ऊपर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सिमुलेटर सॉफ्टवेयर करना है, कोई GNS वगैरह आप लोगों ने करना है, कोई इस किस्म का कोई पैकेट ट्रेसर वगैरह आप लोगों ने करना है, तो 10 कंप्यूटर्स को पैकेट ट्रेसर रिमोटली इंस्टॉल कर देगा, 10 के ऊपर वो GNS वगैरह कर देगा। 10 आप यानी कि रिमोट इंस्टॉलेशन उसकी आप लोग करना चाह रहे हो डिफरेंट टाइप के पैकेजेस बना के, तो ये काम आप लोग SCCM के जरिए से भी अचीव कर सकते हो। या फिर जो दूसरा माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, टूल किट है, उसका नाम है MDT। MDT स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल किट। MDT स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल किट कि अगर आपने बल्क क्वांटिटी के अंदर अगर आप लोगों ने इंस्टॉलेशन करवानी है। तीसरी चीज जो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम लोग WinEg। WinEg स्टैंड फॉर विंडोज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट। विंडोज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट।
क्या विंडोज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट। चलिए हमें ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये सारा जो आप ये टूल आप ऑनलाइन डाउनलोड करके खुद कॉन्फ़िगर करके कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की साइट को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके खुद उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि वहाँ से शिकागो से या उधर से बैठ के आपको जो रिमोटली इंस्टॉल करेंगे, करना आपने खुद ही है। ये नाम सुना था पहले कभी? इसका शिकागो का मैं शिकागो में नहीं था, एससीएम फैमिली का या दो हज़ार जी आपने पहले कभी किया देखा आपने पूछा? पूछने के जो प्रॉज एंड कॉन इसके क्या है, बेसिकली इसके अंदर जो है ना फीचर सेट का डिफरेंस है। विंडोज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट जो है ना, ये बेसिकली एक पूरा पैकेज है। जिस तरह एक ऑफिस का एक पैकेज है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके अंदर वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, और इसके अलावा इन्फोपाथ भी है, और बाकी स्क्रीनशॉट के लिए जो वन नोट का सॉफ्टवेयर, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें। तो विंडोज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट जो है ना, यूटिलिटीज़ का मजमूआ है। इसके अंदर यूटिलिटीज़ कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल, आज से 2 4 5 साल पहले जब आप लोग विंडो की पार्टीशन करते थे, तो कौन सी कमांड यूज़ करते थे? एफ डिस्क की कमांड यूज़ किया करते थे। तो कौन मुझे बताएगा विंडोज 7 के अंदर पार्टीशन करने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं? ये किसी ने एमसीसी की हुई है पहले? किसने की हुई? आप बता दीजिए। कमांड या विंडोज 7 के अंदर पार्टीशन करने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं? तो जी वाली जीयूआई बोर्ड में नहीं करना, कमांड लाइन में करना है। कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? जी को पता कौन सी यूटिलिटी यूज़ करेंगे? उसके लिए हम लोग जो पार्टीशन के लिए यूटिलिटी यूज़ करते हैं उसका नाम होता है डिस्क पार्ट। उसका नाम क्या है? डिस्क पार्ट। तो ये विंडोज के अंदर या सर्वर के अंदर बिल्ट इन कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर जो है ना एम्बेडेड होती है। जिस तरह एफ डिस्क कमांड के साथ आया करती थी ना, इस तरह ये डिस्क पार्ट की कमांड विंडोज 7 का पार्ट होती है। विंडोज 7 कि आपने पार्टीशन करनी है, वॉल्यूम लेवल चेंज करना है, पार्टीशन का साइज छोटा बड़ा करना है, प्राइमरी एक्सटेंडेड लॉजिकल बनानी है, डायनेमिक डिस्क वगैरह, इस तरह के काम पार्टीशन से रिलेटेड सारे करने हैं। और डिस्क पार्ट की यूटिलिटी कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर आप लोग वो कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बता चुका, ये पूछा था प्रॉज एंड कॉन्स क्या है इसके। तो जो ये विंडोज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट है, इसके अंदर आप लोगों के पास इस तरह की यूटिलिटीज अवेलेबल है। लाइक इसके अंदर डिस्क पार्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, या इसके अंदर जो इमेज एक्सीट यूटिलिटी है। इमेज एक्स बेसिकली हम लोग यूज करते हैं किसी सिस्टम का इमेज कैप्चर करने के लिए, या इमेज को ट्रांसफर करने के लिए, या किसी इमेज के हम लोगों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन सर्विसिंग करनी हो। कि ऑलरेडी एक इमेज बना होगा, वो डेल के कंप्यूटर्स के लिए था, उसी इमेज को हम लोगों ने एचपी के कंप्यूटर्स के लिए कन्वर्ट करना, उसके अंदर एचपी के ड्राइवर डालने, तो वो हम लोग इमेज एक्स के जरिए करेंगे। या इसके अंदर विंडोज पीई का बना बनाया इमेज होता है, यानी इस तरह का ये विंडोज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट जो है ये मजमूआ है। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट जब सेल करता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने 50 60 100 कापियां माइक्रोसॉफ्ट से ली, 1000 कापियां, 10,000 कापियां ली, तो उनको माइक्रोसॉफ्ट पूरी एक मीडिया किट देता है। उस मीडिया किट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है विंडोज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट आती है। या अगर आप लोग खुद से डाउनलोड करना चाहो माइक्रोसॉफ्ट की साइट से, विंडोज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जिसके जरिए से हम लोग इस किस्म के काम कर सकते हैं। एमडीटी माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल किट, वो भी इसी तरह के काम, सिर्फ फंक्शनैलिटीज का फर्क है, किसी के अंदर कुछ थोड़े काम, किसी के अंदर कुछ ज़्यादा। और जो इन सब से जो सुपीरियर है, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, वो माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, जो बना ही सिर्फ इस पर्पस के लिए। वो सिर्फ ये काम नहीं करता, बल्कि ये काम उसके सबसेट है, ये काम उसके यानी कि छोटी छोटी फंक्शनैलिटी है। वो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? नेटवर्क को पूरा मॉनिटर करके उसके अंदर इन्वेंट्री को मैनेज कर सकता है, एसेट इंटेलिजेंस कर सकता है, यानी हार्डवेयर भी बता सकता है कि कौन कौन सा हार्डवेयर लगा हुआ है, कितनी तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं। और आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, इंशाल्लाह हम लोग करके देखेंगे, अपने जब इंफ्रास्ट्रक्चर का पेपर पढ़ेंगे उसमें हम लोग एक सर्वर पढ़ेंगे WSUS। WSUS स्टैंड्स फॉर विंडोज सॉफ्टवेयर अपडेट सर्वर। तो आप लोगों ने जो अपडेट्स वगैरह मैनेज करने हैं वो भी SCCM के जरिए हो सकते हैं। प्लस आप लोगों ने कोई सर्विस पैक या पैच मैनेजमेंट आप लोगों ने करनी है, वो सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के जरिए हो सकते हैं। तो ये 7 मैंने इसका वर्जन लिखे हैं। पहले इसका 2007 वर्जन था, जो लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है इसका 2012 है। एमडीटी का पहले 2007 था, अब 2010 है इसका जो नया वर्जन है इसका। माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट टूल किट 2010। इस तरह विंडोज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट पहले 2007 थी, अब ये विंडोज ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन किट 2010 है।
सर ये हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे जी इंशाल्लाह। क्या SCCM तो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग SCCM का सेपरेट कोर्स है पूरा, ठीक है। तो बाकी ये है कि आप लोगों का रिमोट इंस्टॉलेशन अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। और तो नहीं हो रहा, बता समझ लग रही है? क्योंकि आप SCCM स्टैंड फॉर सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, जी सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पूरा एक सर्वर है, इसके 14 मॉड्यूल्स हैं, पूरा एक सेपरेट कोर्स है। इसका पेपर है। जी इसका पेपर भी होता है, इसकी सर्टिफिकेशन भी होती है इसमें। 60400 इसका कोड है इसका। तो ये भाई जान ये अगर आप लोगों को करना चाहें तो ये पढ़ रहे हैं ये। और जो आप पढ़ा जी ये सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ये पढ़ रहे हैं। सिस्टम सेंटर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर की एक नई पूरी फैमिली है, जिसमें सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, ऑपरेशन मैनेजर है, डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर है, वर्चुअल मशीन मैनेजर है। तो वो उसके अलग से सर्टिफिकेशन भी है। तो लेकिन हम लोगों को जो है ना, ये हम लोगों की बदकिस्मती कह लें या जो भी के, हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट के अंदर इन चीज़ों को पता ही नहीं है। कोड क्या है इसका 60400 400 400 401 इसका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का, और ये 4 एनवायरनमेंट में यूज़ हो रहा है। जी एनवायरनमेंट में यूज होता है। enterprise module एक job करता है SCCM जो software system it doesn't have to look after any other way and ये बड़ी गवर्नमेंट है enterprise ये एक specific job है जो लोगों ने जो ये प्रैक्टिकल्स करने हैं, हम लोगों ने ये काम करना है, तो ये हम लोग इसकी लैब भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों के पास अगर घरों में सिस्टम है, इवन कि अगर आप लोगों के पास 2 GB रैम के साथ अगर आप लोगों के पास सिस्टम है, तो आप लोग इसके सारे की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, इजीली आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अब माइक्रोसॉफ्ट ने इतना आसान कर दिया होगा कि अब आपको इवन के 2 सिस्टम्स की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर आप लोग मल्टीपल मशीन्स क्रिएट करके आप लोग जो है 2 3 4 सिस्टम क्रिएट करके आप लोग अपने पूरा लैब एनवायरनमेंट जो है ना अपना सेटअप कर सकते हो। पहले तो ये होता था कि जो MCSE करता था वो क्या करता था कि जी कोई स्विच भी खरीदता था, हब भी खरीदता था, फिर वो उसकी केबलिंग करता था, फिर घर में जी कम से कम 2 सिस्टम रखने, 2 या 3 सिस्टम रखने, ये डोमेन कंट्रोलर है जी, ये क्लाइंट है, ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, और अच्छा जी नेटवर्किंग हो रही है ये कुछ। अब इस सारे के भी तरद्दुद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक अच्छा सिस्टम आपके पास है घर के अंदर, अगर इवन उसमें 2 GB आप लोगों के पास रैम है, तो उसके ऊपर आप लोग ये सारे प्रैक्टिकल ईजिली कर सकते हो विजुअलाइजेशन की किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते, किसी भी टेक्निक को यूज़ करते हुए। और मैं आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा कि आप लोगों ने लाजमी आप लोगों ने उसी चीज़ को फॉलो करना जो मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोग वर्चुअल पीसी के ऊपर कंफर्टेबल हो तो वर्चुअल पीसी के जरिए आप लोग कर सकते हो ये काम। अगर आप VMware के जरिए कंफर्टेबल हो तो VMware के ऊपर कर सकते हो। अगर आप लोग Hyper-V के ऊपर कंफर्टेबल हो तो Hyper-V के थ्रू कर सकते हो। अगर SCVMM के ऊपर कंफर्टेबल हो उसके जरिए कर सकते हो। अगर आप लोग नोवेल के प्लेटफॉर्म के और प्लेट स्पिन के ऊपर अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो आप लोग उसके जरिए कर सकते हो। अगर आप लोग सन सोलारिस के ऊपर अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो आप लोग उस पर कर सकते हो। कोई भी यानी कि आप लोग टूल यूज़ कर सकते हो। तो आज के सेशन में आप लोगों को 2 3 टूल तो मैं आप लोगों को यूज़ करना इंशाल्लाह आप लोगों को मैं सिखा दूंगा, जिसके अंदर वर्चुअल पीसी है या Hyper-V है या VMware वगैरह। तो अभी तक जितना कुछ डिस्कस किया इसमें कोई कंफ्यूजन किसी की समझ ना लगी हो? समझ लग रही है ना सबको? आप साथ में वर्चुअलाइजेशन को कंटिन्यू करने से पहले जो आप लोगों को मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूं, छोटा सा आप लोगों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दूं ये ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली का, कि हम लोग जो विंडोज़ 2000 सर्वर इंस्टॉल करते हैं या 2003 या 2008 जो हम लोग पढ़ रहे हैं अपने कोर्स में, वो 2008 सर्वर हम लोग पढ़ रहे हैं, 2008 या 2008 R2। अब इसके भी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, इसके भी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। लाइक जिस तरह आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है कि विंडोज़ वेब सर्वर है, विंडोज़ सर्वर स्टैंडर्ड एडिशन है, विंडोज़ स्टैंडर्ड विद Hyper-V है, एंटरप्राइज एडिशन है, एंटरप्राइज विदाउट Hyper-V है, डेटा सेंटर एडिशन है, या ITIM बेस्ड सिस्टम है, या HPC है। इनके अंदर फ़र्क क्या है? अगर तो आप लोगों ने अपना सर्वर लगाना है और आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना है, आप लोगों ने IIS इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है, आप लोगों ने HTTP साइट कॉन्फ़िगर करनी है या FTP साइट कॉन्फ़िगर करनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसके लिए एक डेडिकेटेड सर्वर दे दिया। माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड ये करता है कि आप लोग वहाँ पे वेब सर्वर आप लोग अपना लगा दो। विंडोज़ 2008 का वेब सर्वर एडिशन जो है ना वो आप इंस्टॉल कर दो। वेब सर्वर एडिशन जो है ना बेसिकली एक सबसेट है, एक कॉम्पैक्ट एडिशन है, मतलब एक छोटा एडिशन है 2008 का, जो कि लिमिटेड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। उसमें विंडोज़ के सारे रोल और फीचर नहीं है, उसके अंदर कुछ सिलेक्टेड रोल्स हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई डोमेन एनवायरनमेंट बनाना है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आप लोगों ने बनाना है,
तो फिर वहाँ पर आप लोग या तो स्टैंडर्ड एडिशन लगाओगे, या एंटरप्राइज एडिशन लगाओगे, या डेटा सेंटर एडिशन लगाओगे। अब डिसीजन कैसे करना है कि स्टैंडर्ड एडिशन कहाँ लगाएंगे, एंटरप्राइज एडिशन कहाँ लगाएंगे, डेटा सेंटर एडिशन कहाँ लगाएंगे, जी कौन बताएगा मुझे? हाँ जी एग्जैक्टली नंबर ऑफ क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है कि आप लोगों के नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं। अगर तो आप लोगों का स्मॉल नेटवर्क है, स्मॉल नेटवर्क से माइक्रोसॉफ्ट की मुराद है कि आप लोगों के मैक्सिमम आप लोगों के 500 क्लाइंट कंप्यूटर है। आप लोगों के अगर मैक्सिमम 500 क्लाइंट कंप्यूटर है, फिर तो आप लोग विंडोज़ 2008 स्टैंडर्ड एडिशन इंस्टॉल कर लोगे। लेकिन अगर आप लोगों का मीडियम साइज़ का नेटवर्क है, आप लोगों का यानी मोर देन 500 क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, 1000 2000 3000 इवन के 5000 क्लाइंट कंप्यूटर आप लोगों के, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड ये करता है कि आप विंडोज़ 2008 सर्वर एंटरप्राइज एडिशन जो अपने सर्वर के ऊपर लगाओ। जो डोमेन कंट्रोलर बनाओगे वो किसका बनाओ, एंटरप्राइज एडिशन का। एंटरप्राइज एडिशन के अंदर स्टैंडर्ड एडिशन वाले सारे के सारे फीचर्स हैं, प्लस इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। और अगर आप लोगों का एंटरप्राइज लेवल का नेटवर्क है, लाइक पूरी दुनिया के अंदर आप लोगों का नेटवर्क फैला है, या मल्टीपल सिटीज़ के अंदर है, या मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर आप लोगों का नेटवर्क है, तो फिर अब आप लोगों ने अपने सर्वर के ऊपर जो इंस्टॉलेशन आप लोगों ने करनी है, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड ये करता है कि मोर देन 5000 क्लाइंट कंप्यूटर, लाइक आप लोगों के 25000 क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं आप लोगों के, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है वहाँ पे आप विंडोज़ 2008 डेटा सेंटर एडिशन इंस्टॉल करो। डेटा सेंटर एडिशन के अंदर स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज वाले सारे के सारे जो है वो फीचर उसके अंदर अवेलेबल होंगे। अच्छा, हम लोगों का जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ वास्ता पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जो आप लोग देखोगे, नॉर्मली आप लोगों को स्टैंडर्ड एडिशन या एंटरप्राइज एडिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज का एक और मेन डिफरेंस ये है कि जहाँ पर आप लोगों को हाई अवेलेबिलिटी का फीचर चाहिए, आप लोगों का हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये है अगर एक सर्वर डाउन हो भी गया तो दूसरा उसको टेक ओवर कर ले, उसकी कमी महसूस ना होने दे, यूज़र को कोई एंड यूज़र को जो है ना सर्विस का डाउन टाइम ना मिले। फॉर एग्जांपल आप लोगों के एसक्यूएल की कोई डेटाबेस चल रही है जिसको आपने क्लस्टर्ड करना है, या आप लोगों का एक्सचेंज सर्वर 2010 आप लोगों का चल रहा है जिसको आप लोगों ने ईमेल को हाई अवेलेबिलिटी करनी है आपने, कि अगर एक ईमेल सर्वर डाउन हो जाए तो दूसरे ईमेल सर्वर से सारी की सारी ईमेल्स डिलीवर हो रही हो, तो आप लोगों ने इस किस्म की फेल ओवर की फंक्शनलिटी को अचीव करना है, या आप लोगों ने फेल ओवर क्लस्टर बनाना है, तो फिर वो स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर नहीं किया जा सकता। उसके लिए मजबूरी है, फिर हमें एंटरप्राइज एडिशन ही लगाना पड़ता है। ठीक है, एंटरप्राइज एडिशन के अंदर और सर्वर के स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है रोल्स और फीचर्स के हवाले से। लाइक एक बड़ा मशहूर और बड़ा प्रोमिनेंट तो फीचर ये है कि अगर हाई अवेलेबिलिटी करनी स्टैंडर्ड पे नहीं चलेगी, वो एंटरप्राइज एडिशन पे चलेगी। प्लस इसके अलावा अगर आप लोगों ने अपना सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर अगर आप लोगों ने लगाना, एंटरप्राइज रूट्स ये लगाना, तो अगर एंटरप्राइज एडिशन के ऊपर करोगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास ऑप्शन और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। जबकि स्टैंडर्ड एडिशन के ऊपर अगर आप लोग अपना सीए कॉन्फ़िगर करते हो तो उसके अंदर आप लोगों के पास उसकी जो है लिमिटेशन आप लोगों की आ जाती है। लाइक अगर आप लोगों ने फेल ओवर क्लस्टर करना है या इस तरह के आप लोगों ने एनहांस फंक्शनलिटीज़ को यूज़ करना है, तो फिर आप लोग एंटरप्राइज एडिशन के ऊपर जाओगे। ठीक है, अच्छा एक विद हाइपर भी है, एक विदाउट हाइपर भी। जब आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करते हो, हम लोग तो खैर करते नहीं, हम लोग तो जनाब 40-50 रुपए की डीवीडी ले आते हैं, वो पायरेटेड यूज़ करते हैं, जो कि एथिकली गलत है। आप लोगों में से जो लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लोगों के पढ़ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि HEC ने आल्दो काफ़ी लेट ये इनिशिएटिव लिया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके कि पाकिस्तान के अंदर से पायरेसी को ख़त्म किया जाए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर को ख़त्म किया जाए एथिकली, और जो है यानी कि जैसे कहते हैं कि ना यूज़र के लिए, एंड यूज़र के लिए एक लाइसेंस और लीगल तरीके से एक सॉफ्टवेयर जो है ना ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लाइसेंस सॉफ्टवेयर किसी एंड यूज़र को पहुंचाया जाए, और वो भी बहुत कम कॉस्ट के ऊपर। तो ये बड़े अरसे के बाद HEC ने आल्दो इनिशिएटिव लिया, लेकिन अच्छा इनिशिएटिव है। सबसे पहले HEC ने टारगेट किया है जो पाकिस्तान के जितने इंस्टीट्यूशन है पब्लिक सेक्टर के, जितनी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ उन्होंने एक एंटरप्राइज एकेडमिक अलायंस साइन किया, जिसके नतीजे के अंदर वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, फैकल्टी मेंबर्स को और स्टाफ को जो है ना ओरिजिनल विंडोज़ 7 विंडोज़ 2008 जो है वो प्रोवाइड करें। अगर आप लोगों में से कोई यूनिवर्सिटी का यूज़र है, मतलब कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके देखें, तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट MSDN AA का लिंक होगा, या माइक्रोसॉफ्ट एंटरप्राइज एकेडमिक अलायंस का एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करेगा, वहाँ से वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकता है वो। और वो बहुत चीप कॉस्ट के ऊपर, बहुत कम कॉस्ट के ऊपर जो है ना, पहले तो ये होता था कि हम लोग विंडो की ओरिजिनल CD लेनी थी, 6-7 हज़ार रुपये की ओरिजिनल CD है, हम कहते हैं क्या ज़रूरत पड़ी है लेने की। अच्छा, कोई बताएगा कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में और पायरेटेड सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है? सर अपडेट नहीं देता, अगर अपडेट जाए तो ये जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो है ना, आप लोग जब माइक्रोसॉफ्ट के लेते हो, एक तो ये है कि आप लोगों को अपडेट्स उसकी फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को मिलती है। जो माइक्रोसॉफ्ट के नए क्रिटिकल अपडेट्स वल्नरेबिलिटी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए,
या कोई सिक्योरिटी लूप होल वगैरह अगर कोई आ जाए, कोई हैकर्स या कोई क्रैकर ने अगर कोई नया सॉफ्टवेयर को ऐसे यूटिलिटी इंट्रोड्यूस करवाई जो विंडोज़ का बड़ा अगर करता है, तो माइक्रोसॉफ्ट उसका एक पैच दे देता है, उसका क्रिटिकल अपडेट, उसका सिक्योरिटी अपडेट देता है। वो चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। प्लस अगर आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लो तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आप लोगों को उसकी सपोर्ट भी मिलती है, माइक्रोसॉफ्ट आपको उसकी सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो ये फ़र्क है ओरिजिनल में और पायरेटेड के अंदर। पायरेटेड के अंदर आप लोगों को वो चीज़ें नहीं मिलती और दूसरा आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती जी। सर अभी तो विंडोज 7 दूसरे तरीके पायरेटेड कर कर एक्टिवेटर के जरिए उसको एक्टिवेट करा देते हैं, वो अपडेट भी दे रही है। लेकिन वो आपका एथिकली तो आपका गलत है ना। वो माइक्रोसॉफ्ट इसका पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो कॉपीराइट ला तो ज़रूर है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन अगर यही हरकत आप लोग बाहर के मुल्क के अंदर किसी जगह पे करते हो, लाइक आप यूएसए, कनाडा, दुबई या किसी और जगह पे हो, तो आपके ऊपर केस हो सकता है और आपके ऊपर हर जाने का दावा हो सकता है कि आप लोग जो, यानी एक तरह से चोरी के ज़ुमरे में ही आती है ये चीज़ भी। हाल तो हम लोग इसको ना अंडरस्टैंड करें, ना समझें, वो एक अलग बात है। लेकिन जो है ना, एथिकली ये गलत है। आप लोगों को जो लीगल लाइबिलिटी है वो है कि आप लोग परचेज करके, खैर अब वो मैं आपको बताने चाह रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट का और HEC का, हायर एजुकेशन कमीशन का, और एंटरप्राइज एकेडमिक अलाइंस जो हुआ, उसके नतीजे के अंदर स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक आप जैसे उर्दू यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पे आप लोगों को लिंक मिलेगा। और अलहमदिल्ला आप लोगों के लिए या मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि वो सारा प्रोजेक्ट अलहमदिल्ला वो मैंने अपने हाथ से किया। वो तो वो उस प्रोजेक्ट का पूरा वो अलहमदिल्ला डिज़ाइन भी मेरा, और जो टीम उसके ऊपर काम कर रही है वो इंजीनियर्स की टीम जो उस पर इंगेज है, उस टीम को जो है लीड भी मैं कर रहा हूँ। मेरे पास वो इंजीनियर्स की टीम है जिसमें कुछ कंप्यूटर इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेलीकॉम इंजीनियर है। तो इंशाल्लाह हम लोग टाइम टू टाइम वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे भी। तो एनीवे मैं आपको बता रहा था कि जब हम लोग विंडो परचेज़ करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पूछता है विद हाइपर भी चाहिए या विदाउट हाइपर भी चाहिए। अगर विद हाइपर भी अगर आप लोग लेते हो तो उसके अंदर ये है कि आप लोगों के पास वर्चुअलाइजेशन की ऑप्शन होती है, आप उसके अंदर वर्चुअल मशीन आप लोग उसमें क्रिएट कर सकते हो। जो स्टैंडर्ड एडिशन अगर आप लोग विद हाइपर भी लेते हो तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को एक वर्चुअल मशीन का लाइसेंस फ्री मिलता है। और अगर आप एंटरप्राइज एडिशन आप लोग हाइपर बी के साथ लेते हो तो उसके अंदर 5 वर्चुअल मशीनों के लाइसेंस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, यानी 5 सर्वर्स के लाइसेंस आप लोगों को फ्री मिलते हैं। एक एंटरप्राइज सर्वर लिया विद हाइपर बी, उसके अंदर 5 वर्चुअल मशीन यानी 5 सर्वर्स के लाइसेंस आप लोगों को फ्री मिल गया आप लोगों को। प्लस हाइपर वी ये है कि आप लोग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना के आप लोग पूरा अपना लैब इन्वायरमेंट अपना आप सेटअप करके कम कॉस्ट के अंदर। अब वर्चुअलाइजेशन की तरफ दुनिया क्यों जा रही है? पहले ये था कि आप लोग जब नेटवर्किंग सीखते थे आप कहते थे यार कम से कम 2 कंप्यूटर हो, 3 कंप्यूटर हो, ताकि पता तो लगे ना कुछ हो रहा है। लेकिन अब चूंकि हार्डवेयर ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, जब पेंटियम 4 आया, फिर कोर टू डू आया, डुअल कोर, कोर टू डू, कोर आई 3, कोर आई 5, कोर आई 7 प्रोसेसर आ गए। लेकिन हमारे 100% प्रोसेसर यूटिलाइज नहीं होता। अगर आप लोग कभी टास्क मैनेजर में जाके देखो, आप लोगों का 1% 2% सिर्फ प्रोसेसर यूज हो रहा है। यानी हार्डवेयर के ऊपर हम लोग इतना इन्वेस्ट भी करते हैं, इतने पैसे भी लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी कोई एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना नया सर्वर अपना लगाना, नया सारा सेटअप करना, उन्होंने डोमेन कंट्रोलर लगाना, अपना DNS सर्वर लगाना है, DHCP लगाना है, ईमेल सर्वर लगाना, उन्होंने अपना आइजा सर्वर उन्होंने लगाना है, TMG लगाना, मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने लगानी है अपने। एक सूरत तो ये है कि वो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग बॉक्स खरीदे। दूसरी सूरत यह है कि वो कोई जियान क्वाड कोर का या हेक्स कोर का एक प्रोसेसर ले लें, तो एक अच्छे हार्डवेयर वाला एक ही सर्वर ले लें जिसको जो कि वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता हो। वो हार्डली लाख 1.5 लाख रुपए की मशीन आएगी, लेकिन उसी के ऊपर वो वर्चुअल सर्वर बना के वो अपने 8 सर्वर का काम एक ही सर्वर से ले लेंगे। वो उसका फ़ायदा, एक तो उनकी कॉस्ट रिडक्शन हुई। दूसरा है कि आजकल जिस तरह मुल्क के अंदर एनर्जी क्राइसिस चल रहा है कि बिजली भी अवेलेबल नहीं है, लोगों ने क्या किया, गैस का जनरेटर चलाना शुरू कर दिया। अब गैस भी अवेलेबल नहीं है, गैस की भी लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। अब ना गैस अवेलेबल है ना बिजली अवेलेबल है। अब ज़ाहिर सिस्टम को चलाने के लिए मुझे या तो बिजली चाहिए या गैस चाहिए जिससे मेरा जनरेटर चले या UPS चले। तो फिर अब अगर आपके पास 10 सर्वर लगे हैं तो 10 सर्वर के लिए आपको बड़ा UPS चाहिए आपको। लेकिन उसके मुकाबले में अगर एक सर्वर आप लोगों के पास लगा, एक सर्वर के ऊपर वर्चुअल मशीनें आप लोगों ने कन्फिगर की हुई है, सिर्फ एक सर्वर के लिए आप लोगों को UPS चाहिए आप लोगों को। फिर 10 सर्वर आप लोगों के हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, उनको कूल डाउन करने के लिए आप लोगों को AC लगाना पड़ेगा। लेकिन एक सर्वर 10 के मुकाबले में बहुत कम हीट प्रोड्यूस करता है, उसके लिए आप लोगों को AC की ज़रूरत नहीं है। तो हार्डवेयर की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए और एटमॉस्फेयर को फ्रेंडली बनाने के लिए कम कॉस्ट के अंदर जो है आप ये है कि वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स आप लोग अपने एक सर्वर के ऊपर आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है उसका नाम है हाइपर वी। वो विंडोज़ का एक रोल है, हाइपर वी का रोल इंस्टॉल करो और उसके ऊपर आप लोग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स आप लोग उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और ये नहीं है कि कोई ये जो है कोई कहीं सुनी बात है, ये लॉजिकल बातें हैं, इनका प्रैक्टिकल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट से इसका इम्प्लीमेंटेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी कतन कोई बात नहीं। अभी आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के अंदर को 7 या 9 मशीनें बनाई हुई हैं जिसके अंदर से आप लोगों की 4 मशीनें रन कर रही हैं।
अब लाइक मैं किसी को आप लोगों से क्लास से पहले क्लास में पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर हम लोगों को मल्टीपल सर्वर चाहिए थे, यानी डोमेन कंट्रोलर हमें अलग चाहिए था, एसक्यूएल सर्वर हमें अलग चाहिए था, या हम लोगों को जो है एसकॉम की मशीन अलग चाहिए थी। बजाय इसके कि मैं 3-4 मशीनों को इंगेज करता, 3-4 मशीनें अपने चलाता, तो उसके लिए उतनी पावर भी मुझे चाहिए होती। उसके बजाय मैंने क्या किया, मेरे पास एक अच्छा लैपटॉप है, उसके ऊपर ज़्यादा उसके ऊपर रैम है, तो इसी के ऊपर मैंने हाइपर वी के रोल को यूज़ करते हुए वर्चुअल मशीनें मैंने बना ली और पूरे लैब इन्वायरमेंट मेरा यहाँ पे सेटअप हुआ होगा। अब जो है ना, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता फिजिकल से वर्चुअलाइजेशन की तरफ जा रही है, प्लस वर्चुअलाइजेशन से जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह आप लोग देखोगे कि 5-7 साल के बाद ये जो डेस्कटॉप पे सर्वर का कॉन्सेप्ट, आई होप कि ये ख़त्म हो जाएगा। फिर लोग ये रैक माउंटेड सर्वर या पेडिस्टल सर्वर वगैरह ये नहीं लिया करेंगे, या डेस्कटॉप मशीनें नहीं खरीदा करेंगे। फिर जो है जिस तरह ये है कि आप लोगों को महीने के बाद बिजली का बिल आता है ना, कि आप लोगों को नहीं पता कि पीछे ग्रिड स्टेशन पे किस तरीके से बिजली आती है, कैसे बिजली प्रोड्यूस होती है। आपको तो एक सर्विस मिल रही है कि महीने के बाद आपने 500, 1000, 2000, 5000 आपने बिल जमा करा देना, जितनी बिजली यूज़ करते हो उतना। तो अब जो कंप्यूटिंग का जो नया कॉन्सेप्ट है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि जो आप लोगों की कंप्यूटेशनल पावर है वो एंड यूजर से वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, वो क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। यानी वेब बेस्ड सर्विसेज मिलेंगी, जिस तरह अभी आपको वेबसाइट्स मिलती है ना, आप लोगों के अपने अपने सर्वर, अपने अपने वर्क स्टेशन आप लोगों के सारे वेब पे पड़े हुआ करेंगे। आप लोगों का यूजर ने पासवर्ड होगा, सिर्फ आपने एक डम मशीन किसी हल्के छोटे प्रोसेसर या कम स्पेक्स के साथ आप लोग किसी डेस्कटॉप लैपटॉप से उसको सिर्फ एक्सेस करोगे, और वेब के ऊपर अपने सारे आप लोग अपना डीसीपी बना रहे हो और सारे काम आप लोग कर रहे हो, वेब के थ्रू कर रहे हो। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग को अचीव करने से पहले ज़रूरी है कि आप लोगों को वर्चुअलाइजेशन का पता हो, और वर्चुअलाइजेशन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है वो हाइपर वी। अगर तो आपने सर्वर के ऊपर वर्चुअल मशीन बनानी है, फिर तो आप लोग हाइपर वी यूज़ कर लोगे। और अगर आप लोगों के पास विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 7 है, अब विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 7 के ऊपर आप लोग वर्चुअल मशीन बनाना चाह रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसके लिए सॉफ्टवेयर दिया हो वर्चुअल पीसी का। उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा दिया हो? वर्चुअल पीसी। वर्चुअल पीसी 2007 कर लें, या वर्चुअल पीसी फॉर विंडोज 7 कर लें, आप लोग वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, उसके बाद आप लोग मल्टीपल वर्चुअल मशीन आप लोग बना सकते हो। अभी आप लोगों का मैं वर्चुअल पीसी के ऊपर एक वर्चुअल मशीन बना के आप लोगों को मैं उसको इंस्टॉलेशन करके दिखाऊँ। जी, यहाँ तक कोई चीज़ की समझ ना लगी हो? तो वर्चुअल पीसी और हाइपर वी में फ़र्क क्या है? वर्चुअल पीसी या एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन मशीन के लिए, या विंडोज 7 के ऊपर क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर आप लोगों ने वर्चुअलाइजेशन करनी है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। हाइपर वी है ये सर्वर फैमिली का एक रोल है, कि अगर आप विंडोज 2008 सर्वर आप लोग यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना के उनकी सेंट्रल मैनेजमेंट आप लोग चाहते हो, तो मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को होस्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर फैमिली के सर्वर क्लास का जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर एक उन्होंने रोल डाल दिया होगा, जिसका नाम है हाइपर वी। ठीक है। अच्छा, हाइपर वी भी फिर दो तरह का होता है। एक यह है कि हाइपर वी का रोल विंडोज सर्वर के रोल के अंदर ही आता है। आप जिस तरह विंडोज के सर्वर आप लोग पढ़ोगे, तो इंशाल्लाह सर्वर के अंदर आप लोग देखोगे कितनी तरह के रोल होते हैं। आपने तो पढ़ा होगा पहले। काफ़ी रोल्स है। काफ़ी कितने होते हैं? एग्जैक्ट नंबर क्या है जी? नहीं सर, 8-10 वो 17 कह रहे हैं, आप 8-10 कह रहे हैं। जी सर, सौराब साहब आप कोई थोड़े से इसमें अपनी इनपुट देंगे? ये 17 रोल विंडोज़ 2008 R2 के अंदर 17 रोल होते हैं आप लोगों के, 17 रोल होते हैं और 42 फीचर्स होते हैं। विंडोज़ 2008 के अंदर 35 फीचर्स होते हैं, विंडोज़ 2008 R2 के अंदर 42 फीचर्स है। खैर, हम लोग जब सर्वर अपना पढ़ेंगे, सर्वर शुरू करेंगे, तो उसके अंदर जो है ना, मैं आप लोगों को वन बाय वन एक एक रोल को और एक एक फीचर का आप लोगों को इंशाल्लाह काम बताऊंगा कि किस किस मकसद के लिए सारे सर्वर रोल। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताएं कि आप लोगों को सबको समझ लग रही है ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं लग रही समझ? नहीं, मुश्किल नहीं। अभी मैं करके दिखा रहा सर हूँ। एक क्वेश्चन होता है, ये जी जो आपने वर्चुअल पीसी का बताया, अगर वर्चुअल पीसी में हमने एक अपना ये R2 सर्वर पूरा हमने डिजाइन किया, उसके पीछे हम हाइपर वी कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता ये वर्चुअलाइजेशन के अंदर। वर्चुअलाइजेशन आप लोग नहीं कर सकते आप लोग। तो कई लोग ये समझते हैं कि वर्चुअल मशीन ला के उस वर्चुअल मशीन के अंदर वो ऐसा ना रिकमेंडेड है, ना ऐसा कर सकते हैं, ना उसका करने का कोई फ़ायदा है। सर VMware के अंदर हम VMware जो VMware मशीन के अंदर हम VMware दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं कर नहीं, सकते VMware के अंदर हमने सर्वर 2008 इंस्टॉल किया हुआ है, हैं। जी जी उसका अब आप बता रहे हैं कि ये सर्वर का फीचर है या रोल है हमारा हाइपर वी जो है, जी। और हम फिर उसके बीच में हाइपर वी का सारा कर रहे नहीं कर हैं। सकते, आप नहीं कर सकते। हाइपर वी के अंदर हाइपर वी नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते। जी सर इस केस में हमें एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता जी जी है। ठीक है, VM अगर आपने ज़्यादातर जी जी। तो माइक्रोसॉफ्ट की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए? मैं अभी अभी वो उसी उसी तरह बता रहा था। मैं आपको बता रहा था कि हाइपर वी जो है ना, वो दो तरह का है। एक तो ये है कि हाइपर वी का रोल जो है विंडोज़ के रोल के अंदर है। जब आप लोग विंडोज सर्वर इंस्टॉल करते हो, तो सर्वर मैनेजर अभी आप लोग देखोगे, सर्वर मैनेजर के अंदर वो आप लोगों से पूछता है कि जी कौन सा रोल आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, या कौन सा रोल आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है। ये भी यहाँ पे आ जाएंगे, रोल्स की डिटेल आपके सामने आ जाएगी भी है।
तो यहाँ से आप लोग हाइपर वी का रोल आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। देखें ऐड रोल पे क्लिक किया, आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोगों के सामने रोल आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हाइपर वी ऑलरेडी इस सिस्टम के अंदर जो है इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे आप लोगों को ग्रे आउट नज़र आ रहा है। अच्छा, अब जब मैंने ये अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया विंडोज़ 2008 एंटरप्राइज एडिशन या स्टैंडर्ड एडिशन जो भी मैंने इंस्टॉल किया होगा, इसके अंदर ये फर्दर रोल्स आ रहे हैं। मुझे पूरे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्चुअलाइजेशन करने। अब जाहिर है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जब आप लोग इंस्टॉल करोगे तो वो बजाते खुद अच्छे खासे रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा। एटलीस्ट आपकी 1 GB रैम तो कंज्यूम करेगा ही, वो 512 से 1 GB के दरमियान आप लोगों की रैम वो कंज्यूम करेगा। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये रैम भी यूज़ ना करे, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक हाइपर वी ओनली के नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया कि जिसका काम ही सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीनों को होस्ट करना, उसका कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता। आप लोगों में से जिस किसी ने विंडोज़ 2008 किया हुआ है उसको पता होगा कि विंडोज़ 2008 के अंदर एक सर्वर कोर की एक ऑप्शन है, जो सर्वर कोर की एक ऑप्शन है जो कमांड लाइन इंटरफेस है, जिसके अंदर कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है। इस तरह रंगीनी नहीं है, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन है। जिस तरह लाइनिक्स में काम करते हैं, यूनिक्स में काम करते हैं ना आप लोग, सी शेल के ऊपर, बी शेल के ऊपर, के शेल पे आप लोग काम करते हो, इस तरह से विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट है उसके ऊपर आप लोग काम करते हो। तो हाइपर वी के अंदर कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको फिर भी चाहिए, वो एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा एक मिनिमल सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डली आपके जो है वो 200 MB के करीब जो आप लोगों की रैम वगैरह और बाकी सोर्सेज वगैरह कंज्यूम करता है। और उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप लोगों का वीटी सपोर्टेड हार्डवेयर आप लोगों का, वो आप लोगों के ओएस को, जो उसके जो वर्चुअल मशीनें बनती हैं ओएस को वो स्किप करके वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है आप लोगों के फिजिकल हार्डवेयर के साथ। खैर जब हम लोग वर्चुअलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल से मैं आपको इसका आर्किटेक्चर बताऊंगा कि किस तरीके से वो जो है वो ओएस की लेयर को स्किप करके डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो वो जो आपका क्वेश्चन कि जी हमें बेस ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, अगर आप बेस ऑपरेटिंग सिस्टम से जान छुड़ाना चाह रहे हो तो हाइपर वी ओनली के नाम से, हाइपर वी विंडोज 2008 हाइपर वी, वो एक अलग से प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट के, आप सिर्फ वो इंस्टॉल कर लें, जल्दी से इंस्टॉल हो जाती है, कमांड लाइन इंटरफेस है इसका, और उसके अंदर आप मल्टीपल वर्चुअल मशीनें वगैरह आप लोग होस्ट कर सकते हो। अच्छा जी, मेरे पास इस वक्त विंडोज़ 2008 सर्वर अभी मेरे पास इस वक्त जो है वो खुला हुआ है, चल रहा है मेरे पास यहाँ पे। और इस विंडोज़ 2008 सर्वर की मशीन के ऊपर जो है मैं कोई वर्चुअल मशीन आप लोगों को पहले बना के दिखाता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग फिर मैं आपको वर्चुअल पीसी के अंदर वो वर्चुअल मशीन बनानी आप लोगों को बताऊंगा। तो विंडोज़ 2008 सर्वर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वर मैनेजर के थ्रू पहले आप लोग हाइपर वी का रोल इंस्टॉल कर लोगे। इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ सर्वर मैनेजर को रन करना है। ये बिल्कुल स्टार्ट के साथ ही इसका आइकन आ रहा होता है यहाँ पे सर्वर मैनेजर, या फिर आप लोग स्टार्ट के अंदर आओगे, आल प्रोग्राम के अंदर आओगे और यहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आ जाओगे, या यहाँ पे भी आप लोगों के सामने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल यहाँ पे आ रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आके यहाँ से आप लोग सर्वर मैनेजर पे क्लिक करोगे, ये आप लोगों के सामने सर्वर मैनेजर है। जब सर्वर मैनेजर आप लोगों के सामने खुल के आ गया तो फिर उसके लिए आप लोग ऐड रोल्स पे क्लिक करोगे। ऐड रोल्स पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और जिस तरह अभी ये चेकबॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ ना मैं कोई, इस तरह आप लोग जो है ये सिर्फ हाइपर वी के आप लोग चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर दोगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो मैं तो इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ये हाइपर वी का। हाइपर वी के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, ठीक है, उसमें फिनिश करोगे। कहेगा कंप्यूटर का रीबूट होना ज़रूरी है। एक आपको टिप की एक आपको बात बता दो कि जब भी हाइपर वी का रोल आप लोगों ने इंस्टॉल करना है तो मशीन को आपने रीस्टार्ट आप लोगों ने नहीं करना, आप लोगों ने शट डाउन करना। मशीन को आप लोगों ने रीस्टार्ट नहीं करना बल्कि क्या करना, आप लोगों ने शट डाउन करना। शट डाउन करने के बाद दोबारा पावर ऑन आप लोगों ने करना है। और लेकिन हाइपर वी का रोल आप लोगों का काम तब करना शुरू करेगा जब आप लोगों का हार्डवेयर जो वीटी सपोर्टेड होगा। आप लोग जब बायोस में जाते हो ना, F10 दबा के, F1 F2 या एस्केप दबा के, डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट टाइप का होता है। इंटेल का जो नॉर्मली वो F10 से या F2 से जो है वो बायोस के अंदर जाता है। तो बायोस के अंदर एक वर्चुअलाइजेशन अनेबल डिसेबल की ऑप्शन होती है, या वीटी अनेबल डिसेबल की एक ऑप्शन होती है। वीटी पहले अनेबल करोगे बायोस में जाके, फिर उसके बाद 2008 सर्वर इंस्टॉल करने के बाद हाइपर वी का रोल इंस्टॉल करोगे, सिस्टम को एक बार शट डाउन करोगे, दोबारा आप लोगों ने उसको पावर ऑन आप लोगों ने करना, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब इसके अंदर जब हाइपर वी का रोल आप लोगों के पास इंस्टॉल हो गया, तो हाइपर वी का रोल इंस्टॉल होने के बाद इस तरह रोल्स के अंदर ये हाइपर वी का रोल ये सामने आपके पास आ जाएगा। रोल्स के अंदर भी आ रहा होगा सर्वर मैनेजर के अंदर। दूसरी सूरत ये है कि आप लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर अलहदा से एक आप लोगों के पास वो हाइपर वी मैनेजर एक आ रहा होगा, ये देखें जो अभी आपको सामने नजर आ रहा है, ठीक है। हाइपर वी मैनेजर चाहे तो आप उस पर क्लिक कर लें, चाहे आप लोग रोल्स के अंदर आके यहाँ से हाइपर वी मैनेजर इस पर क्लिक कर लें। अब इसके अंदर मैंने एक नई वर्चुअल मशीन बनानी है, मैंने विंडोज 7 की बनानी है, या विंडोज एक्सपी की बनानी है, 2003 की बनानी है, 2008 की, डजेंट मैटर के कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब उसका तरीकाकार क्या है, यहाँ से मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। ये आप लोगों के राइट साइड पे जो एक्शन पैन आ रहा है, अगर ये ना आ रहा हो आप लोगों के, तो आप लोग यहाँ पे मेन्यू बार के नीचे जो आप लोगों का टूल बार है, आप लोग इस वाले आइकन पे आप लोग क्लिक करोगे तो एक्शन पैन आप लोगों का आना शुरू हो जाएगा। एक्शन पैन के अंदर आके आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप लोग वर्चुअल मशीन पे क्लिक करोगे।
न्यू पे आया, वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया। इस वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना है? फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जी इसका नाम रखो Win7। विंडोज 7 मैं मशीन का नाम रखना चाह रहा हूँ। वर्चुअल मशीन को स्टोर कहाँ पे करना है? बाय डिफॉल्ट जो वर्चुअल मशीन मेरी बना के स्टोर करेगा वो कहाँ पे कर रहा है? सी पे कर रहा है। मैं सी पे नहीं करना चाह रहा, मैं इसको कहीं और स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। मैंने ब्राउज पे क्लिक किया और फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जी इसको ई ड्राइव के अंदर जो है ना, यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ Win7 का। ई ड्राइव पे या देख लेता हूँ मैं कंप्यूटर में कहाँ पे जो है स्पेस अवेलेबल है। डी के अंदर स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है, मैं डी ड्राइव पे इसको रखवा लेता हूँ। यहाँ से मैंने डी ड्राइव को सिलेक्ट किया। डी ड्राइव में भी ऑलरेडी एक वीएम का फोल्डर बना हुआ है, इसमें मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ Win7 का। मैंने कहा इस वर्चुअल मशीन का डेटा सारा का सारा इस Win7 के फोल्डर के अंदर रखना। ठीक है, डी ड्राइव पे वीएम के अंदर Win7। नेक्स्ट पे क्लिक किया, वो पूछ रहा है इसको रैम कितनी असाइन करनी है। 512 MB इसको रैम देनी है, इसको 1 GB रैम देनी है, 2 GB देनी है, 3 GB देनी है। तो आप लोगों को पता होगा कि 1024 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जितनी आप लोगों ने रैम देनी है। अगर 1 GB रैम लेनी है तो हम लोग लिखेंगे 1024 यानी 1024। अगर 2 GB रैम देनी है 2048 लिखेंगे, 3 GB देनी है 3072 लिखेंगे। ठीक है, यानी 1024 आप मल्टीप्लाई उतने को करते जाओगे। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 8 GB रैम देनी है तो 1024 मल्टीप्लाई बाई 8 वो बनता है 8192, 8192 MB। आप मैनुअल भी इस तरह भी लिख सकते हो। सेम मैंने कहा कि इसको 1 GB रैम देनी है। मैंने 1 GB रैम के लिए 1024 MB यहाँ पे लिखा, नेक्स्ट किया। अब वो पूछ रहा है कि लैन कार्ड कौन सा कनेक्ट करवाना। तो जो मेरे सिस्टम के जो लैन कार्ड है, तो मेरे सिस्टम के लैन कार्ड यहाँ पे जो है, अच्छा हाइपर वी के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हाइपर वी के अंदर आप लोग अपने मल्टीपल लैन कार्ड्स भी आप लोग इसके अंदर वर्चुअल लैन कार्ड भी आप लोग बना सकते हो। तो वो ऑलरेडी बने हुए हैं। सेम मैंने इसको कहा कि एक्सटर्नल लैन कार्ड से कनेक्ट कर दो। ये लैन कार्ड कैसे बनाते हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है कि इसकी वर्चुअल हार्ड डिस्क नहीं बनानी है। यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क, कि ऑलरेडी एक VHD बनी हुई है जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, नई वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाओ। नई वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाई। अब वो पूछ रहा है कि इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। मैंने कहा इंस्टॉल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर के बाद में करूँगा, सिर्फ फिलहाल वर्चुअल मशीन बना दो। दूसरी सूरत यह है कि इंस्टॉल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम बूट CD और DVD, कि CD या DVD से बूट करो। जो इस मेरे फिजिकल कंप्यूटर की CD या DVD उसमें मैं CD डालूंगा या DVD डालूंगा Windows 7 की, और वहाँ से बूट करके इंस्टॉलेशन शुरू करेगा। दूसरी सूरत यह है मैं अपनी CD या DVD को एंगेज नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी एक ISO इमेज फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने कहा ISO इमेज फाइल से इंस्टॉलेशन करने हैं। अब वो ISO इमेज फाइल कहाँ पड़ी है? मैंने ब्राउज पे क्लिक किया। अब मेरे पास जो ISO फाइल्स पड़ी हैं, लाइक मेरे पास Windows 7 की। Windows 7 कौन से करवानी है? मैंने 32 बिट करनी है, 64 बिट करनी है, जो मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। सेम मैंने इसको कहा कि Windows 7 64 बिट कर दो। ठीक है, ओपन किया, नेक्स्ट किया, फिनिश किया। और ये मेरी वर्चुअल मशीन अभी ये बना के इसके सारे समरी पेज उसके कॉन्फ़िगरेशन सारे दिखा देगा। ये वर्चुअल मशीन बन गई हुई है। और अगर मैं हाइपर वी मैनेजर के अंदर आऊँ तो ये देखें Windows 7 की वर्चुअल मशीन बनी हुई है और इस वक्त ये ऑफ पड़ी है। अच्छा, जो ऑलरेडी वर्चुअल मशीन जो चल रही है उनमें से कुछ को मैं ऑफ कर देता हूँ, कुछ को मैं शट डाउन करता हूँ। एक सूरत तो यह है कि उस मशीन के अंदर जाएँ फिर वहाँ से शट डाउन करें। दूसरी सूरत है कि इसी को ऊपर राइट क्लिक करके यहीं से आप शट डाउन कर दें उस मशीन को। इस पर एरर देगा भी है। ठीक है, ये बाद में आपको बताऊंगा कि उसमें बेसिकली उस मशीन के ऊपर 2003 सर्वर चल रहा था उसके ऊपर। और फिर हाइपर वी के अंदर फिर एक ऑप्शन होता है इंटीग्रेशन सर्विस। उस 2003 मशीन के ऊपर इंटीग्रेशन सर्विसेज इंस्टॉल नहीं की, जिसकी वजह से उसने वह एरर दिया। खैर ये अभी जो चीज़ें बता रहा हूँ इससे परेशान होने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये हाइपर वी का हम लोगों का पूरा एक दिन का लेक्चर है। बड़ी डिटेल के साथ हम लोग ईच एंड एवरीथिंग इसकी डिस्कस करेंगे। मशीन को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क को कैसे यूज़ किया जा सकता है, नई मशीन कैसे बनाया जा सकता है, इसके रिसोर्सेज को कैसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है, मशीनों को माइग्रेट कैसे किया जा सकता है। बड़े डिटेल के साथ ये इसकी डिस्कशन इंशाल्लाह आएगी हम लोगों की। फिलहाल के आज के लेक्चर का मकसद ये है कि सिर्फ आप लोगों का अगर 2008 7 इंस्टॉल किया होगा उसको आप प्रैक्टिस के लिए क्लाइंट बनाना चाह रहे हो साथ में, तो उसके ऊपर आप लोगों ने कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करना है। अब मैं इसे राइट क्लिक करके इसको मैंने स्टार्ट कर दिया और राइट क्लिक करके मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। पहले स्टार्ट करके कनेक्ट कर लें या कनेक्ट करके स्टार्ट कर लें, एक ही बात है। ठीक है, दूसरी सूरत यह थी कि मैं राइट क्लिक उस पर कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन है काटता उस पर क्लिक करता हूँ तो स्टार्ट होता है। अब ये मशीन मेरी स्टार्ट हो गई और इसने Windows 7 की इंस्टॉलेशन आप लोगों के सामने शुरू कर दी हुई है। जी लास्ट स्टार्ट हो गई, सिर्फ 5 मिनट का हो रहा है, अगर वेट कर सकते हो तो। अभी तो मत कर।
ठीक है। अब मैंने विंडो इंस्टॉल करनी है, वो पूछ रहा है कि ये लैंग्वेज कौन सी देनी है, टाइम कौन सा देना है, कीबोर्ड इनपुट कौन सी देनी है। अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन का ये फ़ायदा है कि अगर अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन कर रहे होते तो मुझे ये चीज़ें ना बतानी पड़ती, वो खुद ही जो हर चीज़ पिक करता और उठाता। अब मैंने इंस्टॉल नो पे क्लिक करूँगा, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले विंडोज 7 कभी इंस्टॉल नहीं की। CD डाल के जस्ट बूट करवाएंगे, वो आपने बाय डिफ़ॉल्ट पहली सारी चीज़ें वही रहने देनी है। उसके बाद आपने इंस्टॉल नो पे क्लिक करना, विंडो की इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। पूछेगा कौन सी ड्राइव पे इंस्टॉलेशन करनी है, सी पे करनी है, डी पे करनी है, ई पे करनी है। तो अभी तो खैर हमारी सिर्फ वर्चुअल मशीन पे, चूंकि मैं कर रहा हूँ एक ही VHD है, सिर्फ सी ड्राइवर्स की मल्टीपल ड्राइव्स नहीं होंगी, तो मैं सी पे करूँगा। लाइसेंस एग्रीमेंट को ऑब्वियसली आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप इसको नेक्स्ट करोगे। अच्छा, अगर तो प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओवर अपग्रेड करते, मैंने कहा नहीं, कस्टम या एडवांस। ड्राइव उसने पूछा, मैंने कहा ये ड्राइव, अच्छा इस ड्राइव को भी फर्दर मैं इसके पार्टीशन का साइज़ इसका मैं कम करना चाह रहा हूँ, इसको फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से एडवांस ऑप्शन में आगे वो चीज़ें भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने कहा कि नहीं, 127 GB की ड्राइव आप पूरे को ही कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये पूरी ड्राइव को फॉर्मेट करेगा, उसको सी उसको नाम देगा और उसके ऊपर जो है विंडो इंस्टॉल कर देगा। इस तरीके से ये विंडो 7 इंस्टॉलेशन है, ये उसने फाइलें उसने कॉपी करना शुरू कर दी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ठीक है। जो अभी मैंने आप लोगों को एक वर्चुअल मशीन बना के दिखाई है, हाइपर-वी के थ्रू मैंने आप लोगों को बना के दिखाई, और उसके ऊपर हम लोगों ने विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन शुरू की है। इसको मैं फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ, इसको मैं, ठीक है, इसको मैं शट डाउन कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है शट डाउन, एक है टर्न ऑफ। शट डाउन का मतलब होता है ग्रेसफुली ऑफ करना, यानी कि प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर को बंद करना। टर्न ऑफ का मतलब पीछे से तार निकाल देते हैं ना हम लोग, पावर के खींच देते हैं उसकी। टर्न ऑफ का मतलब होगा कि इम्प्रॉपर ग्रेसफुली शट डाउन नहीं होगा वो आपका। ठीक है, मैंने उसको शट डाउन किया।